तो what is your take on the entire Ladakh issue that's happening right आई एम टोटली इन सपोर्ट ऑफ सोनम वांगचुक। और सोनम वांगचुक का आप कैरेक्टर देखो, उसका बैकग्राउंड देखो यार। दीपक, इस देश में कम्युनिटी लीडर हैं कहाँ? पॉलिटिकल लीडर हैं, वो भी पार्टी रोज चेंज कर लेते हैं। लाशें जलती हुई देखी, या वो स्मेल्स, वो जब इंसान हैवान हो जाता है धर्म के नाम पे, मैंने वो भी देखा है। वो देखा, पुंछ देखा पाकिस्तान के साथ, फिर पंजाब जलते हुए देखा। अवॉइड 4 C's एंड P। 4 C's में क्रिकेट नंबर 1 है। अच्छा। क्रिकेट, क्राइम, सिनेमा एंड सेलिब्रिटी। मैंने कहा इन चारों से दूर रहो। ओहो भाई। और पी क्या हुआ? पी है पॉलिटिक्स। मैंने कहा सब गंद है, इनसे भी दूर रहो। तो ये Cricket- अगर 5 चीजों को आप अवॉइड कर सकते हो जिंदगी में, आप IAS भी बन सकते हो, IPS भी बन सकते हो, आर्मी ऑफिसर कुछ ही बन, बिकॉज दे टेक अवे लॉट ऑफ योर टाइम ना। लेकिन आर्मी is supposed to be a very strong army, one of the strongest, probably the strongest in the world, you would say. Yeah. मतलब what will it take for us to reach there? What will it take for us to surpass that probably? पहली बात तो दीपक, ये आज सोचना भी गलत है कि ये सुपर पावर बनने का मत देखो यार सपना। अब पहले एक सोशल सिक्योर नेशन बनो, जिसमें धर्म के नाम पर आज छुआछूत पे हम कल जैसलमेर में एक बच्चे ने या अलवर में बाल्टी को हाथ लगा दिया, उसको कूट दिया कि वो छोटी जात का है यार। कुछ कहानियों पे आ जाते हैं in terms of कश्मीर। हाँ। कश्मीर को लेके बड़ा डिबेट रहता है कि एक तो POK है, एक IOK है, और बड़े बड़े सारे किस्से हैं आर्मी ऑफिसर्स के। आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू हैव स्पोकन टू अ कपल ऑफ देम थ्रू माय टॉक्स। जब भी मैं कोई स्पीकिंग एंगेजमेंट के लिए जाता हूँ तो कोई ऑफिसर्स मिल गए तो उनसे बात कर लिया कि बताइए कैसा रहा, क्या रहा। Since we are shooting this podcast exclusively with you, I want to know stories from your mouth. And those stories that probably you've not shared before, जो कि मैंने आपको शायद कॉल पे बताई थी कि एक ऐसी कहानियाँ पे हम ये शो को बनाना चाहते हैं जिस पे जो शायद आपने पहले ना बोला हो, और जनता को एक इंसाइट दिया जाए आर्मी को लेके कि आर्मी, क्योंकि इंटरनेट पे सर हमें ये पता है कि इंटरनेट पे क्या चल रहा है, हम उसके बेसिस पे हमारी इन्फॉर्मेशन होती है कि हाँ यार चलो इंटरनेट पे ये बोल दिया कि मेजर जनरल यश मोर इन मीरठ। अब आप भले ही पुंछ में बैठे हो या आप कहीं और बैठे हो, हमें क्या पता। सही हम तो ये मान लेंगे जो हमें इंटरनेट पे दिखाया जा रहा है। तो आई वांट टू हियर स्टोरीज फ्रॉम योर आर्मी डेज। कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्टोरीज, कुछ ऐसे डरावने दर्दनाक स्टोरीज जो आप शेयर कर पाओ हमारे ऑडियंस के लिए, जो समझ पाए कि आर्मी में एज एन ऑफिसर रहना कैसा होता है, हाउ डज इट फील, एंड व्हाट हैव यू सीन एज एन आर्मी ऑफिसर। तो कुछ स्टोरीज जो आप शेयर कर पाओ, मे बी फ्रॉम योर कश्मीर डेज। नहीं, वैसे तो मैं काफ़ी कुछ शेयर कर चुका हूँ और काफ़ी कुछ मैंने अभी शेयर करना बाकी है, क्योंकि मैंने मेरी जो किताब आएगी उस पर मैं अभी काफ़ी कुछ डाइवर्ज करना नहीं चाहता हूँ, बिकॉज मेरे बहुत लंबे प्लान हैं अपनी चीज़ें लिखने के बारे में और उनको जो है पब्लिक में लाने के लिए, फॉर नेक्स्ट जनरेशन टू, कि भाई ऐसा भी कुछ था। तो एक तो आपने बहुत फौजियों के सुने होंगे पॉडकास्ट वगैरह। मैं जिंगोइज़म अवॉइड करता हूँ, मैं ये चिल्लम चिल्ली अवॉइड करता हूँ। टीवी पे भी आता हूँ तो बहुत संजीदगी से बात करना मुझे पसंद है, यही मुझे सिखाया गया है कि आपको। और कॉन्फ्लिक्ट जोन में मैं बहुत रहा हूँ दीपक। पुंछ राजौरी तो रहे हम 3 साल, 87 से लेकर 90 तक। उसके बाद हम सीधा आ गए पंजाब में। पंजाब जल रहा था तब, तो पहले हम रहे 5-6 महीने अजनाला अमृतसर एरिया में। उसके बाद हमारा तबादला हो गया भिखीविंड तरन तारन पट्टी में, और यहाँ मेरा पहला इंडिपेंडेंट मैंने मिशन करने शुरू किए। उसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको क्या हुआ था। और मैंने पंजाब को बहुत नज़दीक से देखा है, और क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ, पंजाब में पढ़ा हूँ, फिरोज़पुर में मैंने कॉलेज किया है, तो मेरे कॉलेज के भी बहुत से लोग उग्रवाद की चपेट में आ गए थे। और मैंने एक्चुअली पंजाब और कश्मीर को ना मैंने अपनी आंखों के आगे एक पिक्चर की तरह बदलते देखा है, देश की तस्वीर को बदलते देखा है। इसीलिए मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को रोज़ इनकी मैं वाट लगाता हूँ, क्योंकि इनको कुछ पता नहीं है। तो फिर मैंने पंजाब देखा। उसके बाद उससे पहले एक छोटा सा हमें टाइम आया जब हम मेरठ में थे, जब 1987 में बहुत भयंकर हिंदू मुस्लिम रॉयट्स हुए थे।
सबसे भयंकर हिंदू मुस्लिम रॉयट। मेरठ के अभी केस वो नौचंदी मेला और वो पीएसी के जवानों पे जो केस था, 60 या 70 मुस्लिम मार के इन्होंने कैनाल में डाल दिए थे, अभी भी वो कुछ केस चल रहे हैं, मतलब 40 साल से ऊपर हो गए उन चीज़ों को, 35 साल हो गए। करेक्ट। तो मैंने वो भी देखा, मैं तब वहीं पे था एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट। मैंने बहुत ऑब्जर्वेंटली मैंने लाशें जलती हुई देखी, या वो स्मेल्स, वो जब इंसान हैवान हो जाता है धर्म के नाम पे, मैंने वो भी देखा है। वो देखा, पुंछ देखा पाकिस्तान के साथ, फिर पंजाब जलते हुए देखा, और फिर मैं दोबारा कश्मीर गया। मैं जब राष्ट्रीय राइफल्स में था वहाँ गया, और 2 टेन्योर मैंने लद्दाख में काटे हैं, अलग किस्म के बिल्कुल ही टोटली। तो काफ़ी, फिर यूनाइटेड नेशंस में रहा हूँ मैं अफ्रीका में, वो मैंने गरीबी, वो हालत जहाँ सिविल वॉर और जहाँ कुछ भी ना बचाओ, मतलब मैंने वो भी देखा है। तो मैंने काफ़ी कुछ अपनी ज़िंदगी में देखा है, महसूस किया है, बहुत नज़दीक से देखा है। तो इसलिए मेरी फीलिंग्स, मेरी वो ना काफ़ी आपको अलग मिलेगी बाकी लोगों से, ठीक है। और एक चीज़ मेरे कैरेक्टर में कह लो, मेरे एटीट्यूड में कह लो दीपक, वो है कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ का हो जाता हूँ। मैं एथिस्ट हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ का हो जाता हूँ। मैं किसी रिम्पोचे से मिलता हूँ, और गोमपाज में, लद्दाख में मुझे लोग बहुत फॉलो करते हैं, क्योंकि मैं वहाँ गया तो मैं सबसे मिला, और मुझे कोई प्रकार की वो नहीं हुई कि भाई तो आई एम वेरी ओपन माइंडेड। कश्मीर में रहा तो मैंने रोज़े भी रखे, और मस्जिदों में भी गया हूँ, लोगों से खूब खुल के, दिल खोल के दोस्ती करी, यारी करी, उनके साथ काम किया। बहुत अप्रिशिएट करता हूँ मैं कश्मीर के लोगों को, आज भी बहुत सपोर्ट करता हूँ जहाँ मौका मिलता। कश्मीर के बहुत नौजवान मुझे फॉलो करते हैं। ऐसे ही पंजाब में था, जब इतना माहौल था हमारे देश में, तब भी ये था कि यार एम्पथी होनी चाहिए, एम्पथी। आज भी जब ये फार्मर एजिटेशन होते हैं, लोग इनको खालिस्तानी कहते हैं, तो मेरा आर्टिकल आ जाता है कि प्लीज़ सारे फार्मर ऐसे नहीं, ऐसे मत बोलो, यही फौज के सैनिक भी और यही हमारे अन्नदाता भी हैं। तो इन चीज़ों पे मैं खुल के सामने आता हूँ, बहुत खुल के। मेरी इसमें कोई, मैं देखता नहीं पॉलिटिकल पोजीशन क्या है, तो ये मेरे दिल के करीब हैं इश्यूज़ दीपक। तो अब आप इस कैनवस में से आप कहाँ का मेरे हर जगह मैं कहीं ना कहीं ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में था। लवली। तो आपने बहुत कुछ इसमें अभी मेंशन किया, तो क्योंकि इनमें से आप पूछो कहाँ का आप दृश्य देखना चाहते हो जहाँ मैं था। मैं पेंट कर देता हूँ पिक्चर। हाँ सबसे पहले लद्दाख पे बात कर लेते हैं, हाँ। क्योंकि आपने लद्दाख के बारे में मेंशन किया, और लद्दाख के बारे में अभी कुछ बहुत रिसेंट न्यूज़ आ रही है। हाँ। सोनम वांगचुक 21 डेज हंगर स्ट्राइक कर लिया, और उन चक्कर में अभी तो चलो उन्होंने फास्ट तोड़ दिया, पर उन्होंने ये बोला कि फास्ट हैज़ ब्रोकन बट द प्रोटेस्ट इज स्टिल ऑन। Yeah, it is still on. तो व्हाट इज योर टेक ऑन द एंटायर लद्दाख इशू दैट्स हैपनिंग राइट I'm totally in support of Sonam Wangchuk. You know why? Because देखो 4-5 रीज़न है। पहली बात तो ये समझो कि सेंसिटिव एरिया है, एक तरफ पाकिस्तान है, और वहाँ कारगिल के शिया मुस्लिम्स हैं। 99 में आपको पता है 130 किलोमीटर आईबी में पाकिस्तान अंदर आया हुआ था। हमने अपना एरिया वापस लिया, 500 कुछ जवानों की जानें गई उसमें, 1,500 करीब जख्मी हुए, एंड बड़ी मुश्किल से किसका सपोर्ट था? लोकल लोगों का सपोर्ट था। उसके बिना कभी कहीं भी फौज कामयाब नहीं होती। तो कारगिल के लोग हैं, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट है। ईस्टर्न लद्दाख जो है, वहाँ पर आप देखो पूरा चाइनीज़ बॉर्डर है, जहाँ 4 साल पहले हमारी चाइना के साथ 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए, और अभी भी टेंशन है वहाँ। दोनों साइड से 20 राउंड ऑफ टॉक्स हो चुके हैं। तो एक ऐसा स्टेट जो बॉर्डर स्टेट है, जिसके दोनों तरफ 2 हमारे जो दुश्मन है, दोनों की लंबी बाउंड्री लगती है। तो ये नहीं भूलना चाहिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों को कि ये जितनी लड़ाइयाँ वहाँ हुई हैं 1947 से लेके आज तक, या सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन तो चैप्टर ही अलग है। कौन लोग हैं जो इन पोस्टों पे जाके, इन हाई एल्टीट्यूड में जाके देश के लड़े? लद्दाखी लोग, लद्दाख स्काउट्स। तो लद्दाख ऐसी वीरों की भूमि है, ये लोगों को पता नहीं है कि एक कल रिंचन थे जो तुर्तुक एरिया है, 700-800 किलोमीटर टेरिटरी उन्होंने कैप्चर करके दी भारत को। वो महावीर चक्र बाहर हैं, वो लद्दाखी हैं। सोनम वांगचुक उनके नाम के ही 99 के अंदर महावीर चक्र एज ए मेजर वहाँ पे। तो और लद्दाख स्काउट्स के जवानों को बहुत सिंपल हार्डी लोग, अपने खेतों में लोग होते वैसे टफ लोग हैं। तो ये बात आप समझ लो ना, मैंने आपको स्ट्रेटजिक इशू बता दिया। अब इनकी डिमांड क्या है कि देखो 97% ट्राइबल है पॉपुलेशन, तो यार इनको ट्राइबल एरिया घोषित करने में क्या प्रॉब्लम है?
सिक्स शेड्यूल इज नथिंग बट गिविंग यू ट्राइबल एरिया स्टेटस। इसका मतलब ये नहीं कि बाहर से इंडस्ट्री नहीं आती, इसका मतलब ये है जो डेवलपमेंट होगी ये लोग डिसाइड करेंगे हमें क्या चाहिए। करेक्ट। हम यहाँ से किसी को पोस्ट कर दें, किसी आईएएस ऑफिसर को, आईपीएस को, फौजी को, वहाँ यार उसे 2 साल रहना है, 3 साल रहना है, उसे वापस आ जाना है। वो महसूस लद्दाख की ज़मीन को लद्दाख का के ही लोग महसूस कर सकते हैं। तो 6 शेड्यूल तो बिल्कुल गिवन है, दे देना चाहिए इनको। फिर इतनी बड़ी टेरिटरी है पूरी लद्दाख की, 1 लोकसभा सीट है क्योंकि पॉपुलेशन कम है। एक पॉसिबल नहीं है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए अपने 5 साल में पूरा लद्दाख में जाके लोगों से मिलना, इतना दुर्गम रास्ते हैं। सो ये डिमांड है कि कारगिल को अलग सीट दे दो और लेह को अलग सीट दे दो, 2 MP बना दो वहाँ से, बिल्कुल जायज़ है क्योंकि वास्ट एरिया, और 1 सीट और देने में कोई मुझे लगता नहीं, थोड़े से रूल्स को अमेंड करना पड़ेगा, कोई वो नहीं है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, वो कहते हैं जो जैसे हर स्टेट में स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन है, हरियाणा की है, यूपी की है, वो अपनी स्टेट की भर्तियों के लिए, तो कहते हैं हमारे लिए भी ऐसे ही कर दो, हम क्यों किसी और पे डिपेंड करें, जो भी लद्दाख में नौकरियां लगनी है हमारे नौजवानों को, लड़के लड़कियों को मिले। और वो कहते हैं हमारी भी एक असेंबली बना दो, एक यूनियन टेरिटरी है, हमारे को भी यूनियन टेरिटरी विद असेंबली दे दो, हमारे भी 30-40 MLA कर दो, तो हमारा भी चीफ मिनिस्टर, हम डिसाइड करें, आप दे दो जितने पैसे देने हैं उसके हिसाब से लद्दाख विल डिसाइड। तो मुझे इन चीज़ों में कोई पॉलिटिक्स नज़र नहीं आती है अननेसेसरली हम। और सोनम वांगचुक का आप कैरेक्टर देखो, उसका बैकग्राउंड देखो यार, दीपक इस देश में कम्युनिटी लीडर हैं कहाँ, पॉलिटिकल लीडर हैं, वो भी पार्टी रोज चेंज कर लेते हैं, किसका हम विश्वास करें। ये एक ऐसा इंसान है जिसने पूरी जिंदगी एजुकेशन में इनोवेशन के लिए दे दी, और एनवायरनमेंट को जितना वो समझता है कोई नहीं समझता है। एंड मैं बहुत बार मिला हूँ इसको, मैं जो हियाल ये यूनिवर्सिटी बनाई वहाँ भी गया हूँ, जो इसका स्कूल है वहाँ कई बार गया हूँ। सो आई हैव सीन हिज वर्क ना, मैंने इसका काम देखा है ग्राउंड पे यार। ये अलग किस्म का इंसान है, बहुत साइंटिफिक सोच है इस इंसान की, एंड वेरी वेरी पेट्रियाटिक इंडियन इज। तो उस पर क्यों हम डाउट करें यार, बात तो करो। अभी दिक्कत क्या हो रही है, लोग बात नहीं कर रहे हैं, लोग सुन क्यों नहीं रहे? लोग मीन्स इट हैज टू बी द रूलिंग पार्टी हैज टू लिसन टू, उनके मैनिफेस्टो में था ना। करेक्ट। भी 2019 में इन्होंने ही कहा था सारी चीजें जो वो मांग रहा है, प्रॉमिस की थी, जो वहां का MP बना, बीजेपी की भारी जीत हुई वहां। अब वो कहता है तुमने प्रॉमिस किया था क्यों नहीं कर रहे पूरा, वो पूरा नहीं हो पा रहा, अब मना कर दिया। तो बट क्या टेक है ऑन द एंटायर प्रोटेस्ट? डू यू थिंक द प्रोटेस्ट विल हेल्प? लोगों तक बात पहुंच रही है? पहली बात तो इट इज अ क्लाइमेट फास्ट एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट के बारे में दीपक जागरूक होना बहुत जरूरी है। हम लद्दाख का बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर हम वहाँ के पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे। आप देख रहे हो हिमाचल का क्या हाल है, हम देख रहे हैं उत्तराखंड का क्या हाल है, रोज़ तो हमारे फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट, और कहीं ब्रिज टूट जाता है, कहीं टनल फट जाती है, कहीं, मतलब वी आर प्लेइंग वेरी हेल्प विद आवर एनवायरनमेंट। हमारे पास एक ही हिमालय है, अगर हम सोचते हैं हमारे देवता हिमालय में वास करते हैं, हमारी नदियाँ हिमालय से आती हैं, तो यार थोड़ा ध्यान रख लो उनका, क्योंकि अगर हिमालय गया तो हिंदुस्तान ख़त्म हो जाएगा। बिकॉज हमारा टेम्परेचर, हमारा वाटर, हमारा सब कुछ तो हिमालय पे डिपेंडेंट है। उस पे हम बेधड़क सड़कें बनाएंगे, टनल बनाएंगे डेवलपमेंट के, वहाँ पे अगर हम खनिज पदार्थों के लिए माइनिंग करेंगे, बाहर से लोग बहुत ज़्यादा आएंगे, टूरिस्ट जो आता है वहाँ फ़ोटो खिंचवाता है, और सारा का सारा पानी में, इंडस के अंदर मैं बता नहीं सकता, आप जब सर्दियों में इंडस नीचे जाती है, आपको किनारों के ऊपर इतना प्लास्टिक। लेह में लोकल लोग कम है, टूरिस्ट ज़्यादा हैं, वहाँ कोई सीवर का सिस्टम नहीं है, वो गाड़ियों से सीवर क्लियर करना पड़ता है, ह्यूमन वेस्ट होटल्स में, ये पानी नहीं है वहाँ पे, देयर इज नो वाटर। मतलब हम तो डीजल वहाँ इतना जलता है जनरेटर्स का, तो समथिंग इज़ रॉन्ग। वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस बॉर्डर एरियाज, फ्रेजाइल एरियाज हैं, रेस्ट्रिक्ट करें, टूरिज्म को भी रेस्ट्रिक्ट करें, और इन चीज़ों का ध्यान रखना। देखो अगली पीढ़ियों के लिए अगर बचा के रखना है सब, तो और टूरिज़्म तो चलो सर मेरे को लगता है बढ़ता रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग ट्रैवल करते रहेंगे, तो टूरिज़्म को कर्ब करना, आई डोंट नो हाउ मच। कर्ब इज रॉन्ग वर्ड, रेगुलेट। Okay. यार वो जाए ना जो वो कर सकता है। जब एक बड़ी SUV लेके आप खरदुंगला को या उसको क्रॉस करते हो, आप दे दो 10,000 रुपये ग्रीन टैक्स। आप बियर लेके जा रहे हो, इतना वहाँ मजे करोगे, फोटो खींचोगे, शूट करोगे, दे दो ना कुछ पैसे। लेट्स हैव अ ग्रीन पुलिस वहाँ पे जो सफाई करे आपके पूरा, जब गंद छोड़ के जाओगे वहाँ पे। सो यू हैव टू रेगुलेट टूरिज्म भाई, अंधाधुंध थोड़ी हो सकता है। हाँ, एंकरेज करो ट्रैकिंग,
एंकरेज करो ग्रुप्स, मैं ये नहीं कहा माउंटेनियरिंग के ग्रुप, ट्रैकिंग के ग्रुप, बच्चों को आने दो, देश के वहाँ घूमने दो, देखने दो। ये रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले एक आधी फ्लाइट होती थी, अब कई बार दिन में 10-12 फ्लाइट होती हैं एक दिन, और सारी फ्लाइट बुकड है। और उनको एक चीज़ देखो, सोनम ने मेरे इंटरव्यू में कहा था कि हम सुसु करते हैं 5 लीटर पानी बहा देते हैं, यही हमारी आदत है। वहाँ भी अच्छे होटलों में रहते हैं। एक लद्दाखी 5 लीटर में सारा दिन गुजार देता है यार, और पानी है नहीं वहाँ। पानी की भयंकर समस्या है वहाँ। तो ये हमारे माइंड में है। तो मैं खुद CEO हूँ सेव द हिमालयाज फाउंडेशन का, मैं खुद लद्दाख से जुड़ा हूँ, इसलिए मुझे, और मैं वहाँ रहा हूँ 2 टेन्योर किए, तो मुझे लगता है कि हाँ, ये सब चीज़ों को बहुत अच्छे से सोचना चाहिए और लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। सारा कुछ नहीं दे सकते, एक आधी चीज़ तो मानो ना, जिससे कि लगे कि हाँ देयर इज़ अ मूव फॉरवर्ड। एंड कहीं ना कहीं ये ज़रूरी भी है सर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आजकल आई मीन स्पेशली लद्दाख में हो रहा है, वो सोनम वांगचुक हिमसेल्फ हैड टू पिच इन, मेक वीडियोस, पोस्ट इट ऑन ट्विटर, टैग द PM, टैग द होम मिनिस्टर, टैग एवरीबॉडी। मीडिया ने तो दिखाया ही नहीं। मीडिया ने कुछ दिखाया नहीं। अब ट्विटर पे दिख रहा है तो लोग रीट्वीट कर रहे हैं, लोग शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल, इट्स ओनली यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जिनसे। और बड़ी अच्छी बात है दीपक कि आपने अच्छा किया मेरे से पूछा। मेरे टच में इतने बच्चे हैं और सब ऐसे ही बात करते हैं आपकी तरह, तो ये मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। कोई नेगेटिव, जब मैं सोनम वांगचुक को रीट्वीट करता हूँ या सोनम वांगचुक के इंस्टाग्राम हैंडल में मैं कमेंट करता हूँ, मुझे कोई नेगेटिव वो नहीं आती। इसका मतलब बात लोग समझ रहे हैं, यंग जनरेशन भी, कि हाँ सर बात तो सही कह रहे हैं। चलिए सर, आई होप इवन थ्रू दिस पॉडकास्ट जो हमने डिस्कस किया, जो हमने बातें छेड़ी, और कहीं ना कहीं यू हैव पोज्ड सोल्यूशन आल्सो कि कर्ब नहीं कर सकते बट रेगुलेट कर सकते हैं, एंड समहाउ समवेयर देयर इज अ नीड टू रेगुलेट दीज थिंग्स। तब जाके बात हायर अथॉरिटीज तक पहुंचेगी, तब जाके रूलिंग पार्ट, क्योंकि लेट्स फेस इट, दे नो व्हाट्स हैपनिंग, राइट? ऐसा नहीं है दैट दे आर कमिंग फ्रॉम प्लेस ऑफ अनअवेयरनेस। उनको पता है हो क्या रहा है। देयर इज सम अदर प्रोपेगेंडा और एजेंडा विच इज व्हाई इट्स नॉट बीइंग टेकन केयर ऑफ, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। बट अब वो क्या हो रहा है, सोल्यूशंस क्या है, आई एम श्योर दे नो द सोल्यूशंस ऑल्सो। कहीं ना कहीं मे बी इट्स द इलेक्शन, मे बी इट्स विनिंग वोट्स, मे बी इट इज रनिंग वन मोर टर्म। आई डोंट नो व्हाट द सोल्यूशन इज, I don't know what the agenda is. I don't know. चलो we'll leave. इसलिए मैं कहना अवॉइड पॉलिटिक्स। हाँ, मैं तो let's not. इक्विडिस्टेंस, आई मेंटेन इक्विडिस्टेंस। मैंने जो आज न्याय की बात कर रहे हैं, मैंने इनको अन्याय करते हुए देखा है और सबको सब रंगों में देखा हुआ है। Right. इसलिए इनकी तो बात करना अपने पॉडकास्ट को खराब करना है। चलिए सर, I mean good discussion on Ladakh. Let's move on to your पंजाब डेज। हाँ, पंजाब की बताता हूँ आपको। हाँ, आप पंजाब डे से शुरू कर दो। आपकी कहानियाँ, कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग, दर्दनाक, दर्द भरी, जो आपने आपके जैसे आपने बोला, जो कि आई थिंक आपने जो एक लाइन बोला मेरे को बड़ा अच्छा लगा, वो शायद हम हुक में भी चलाएंगे। वो आपने बोला कि मैंने अपने आंखों के सामने पंजाब और कश्मीर को बदलते हुए देखा है, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है सर। तो पंजाब की कहानियों पे आ जाओ आप। देखो, पंजाब मेरे दिल के करीब है। हाँ। हम भी पंजाब के ही हैं। अर्स्टवाइल पंजाब हरियाणा बन गया करेक्ट 66 में। तो एक जैसे लोग हैं, खेती करने वाले लोग हैं, और ब्रेव लोग हैं, या तो खेती करते हैं या फौज में जाते हैं, एंटरप्रेन्योर लोग हैं। तो धरती ऐसी है ना पंजाब। कल परसों किसी ने मुझे लिखा कि सर ये सारे टेररिस्ट हैं, ये वो। मैंने कहा यार, कहते सर ये सारे किसान आंदोलन पंजाब वाले क्यों आते हैं? मैं कहा तू ये क्यों नहीं पूछता यार, ये भगत सिंह, मदन लाल ढींगरा, लाला लाजपत राय और राजगुरु सुखदेव और ये सब के सब पंजाब से क्यों आए थे? चुप हो गए, जवाब नहीं आया। मैंने कहा यार कुछ है इन लोगों में, कुछ तो है ना इन लोगों में। इन्होंने तो अंग्रेजों की वो हिलाई ना, नींव हिलाई, और कब से गुरु रहे हैं इस देश के अंदर। मतलब तो दैट मीन्स धरती के अंदर हैं, बहुत कर्मठ लोग हैं। तो ये बात आपको माननी पड़ेगी। करेक्ट। अब जब ये आया ना, साया आया आतंकवाद का, मैंने देखा कि पूरी पॉपुलेशन के दिलो दिमाग में बहुत एक डर सहम गया था। वो डर मैंने, खौफ देखा है जब मैं पट्टी, तरन तारन और इसमें मैं रात को घूमता था। और मेरी आदत थी, मैं पंजाबी भी बोल लेता था क्योंकि फ़िरोज़पुर में कॉलेज किया था। तो और मुझे लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगता था, और लोगों को भी, अरे मेजर साहब आए ने गल करेंगे, ये है वो है, ऐसे करके। तो मैंने वो खौफ देखा उनकी नज़रों में। अब एक इंसिडेंट बताऊंगा कि ये बात है दिसंबर की,
और हल्की हल्की ये गेहूँ तकरीबन दिसंबर कौन से साल की? दिसंबर है ये 91 की, 91। 91 दिसंबर की है या 91 दिसंबर की बात है। तो हम बिल्कुल पट्टी के अंदर एक एफसीआई का गोडाउन था, तब कुछ रहने के लिए जगह भी नहीं थी। एफसीआई के गोडाउन में हम रहते थे लिटरली, एक जो थोड़ा खाली था जिसमें गेहूँ नहीं थे, उसके अंदर ऐसे हमारा टेंट लगा हुआ था, बहुत ही मतलब ना कोई ऐसी मिनिमल उसके अंदर हम, और बाहरी टॉयलेट खोद रखे थे, बहुत ही मिनिमल उसके अंदर मेरी कंपनी थी। तो हमें खबर मिली कि ऐसे ऐसे ये एक सेल्फ स्टाइल लेफ्टिनेंट जनरल है और एक और उसके साथ है, ये यहाँ से यहाँ इनकी हरकत होती है। तो क्योंकि लोगों से मिलने का शौक़ था तो लोग बता भी देते थे कि ऐसे ऐसे है, और सब दुखी थे उग्रवाद से। जैसे कश्मीर में लोग दुखी हैं वैसे वहाँ भी लोग दुखी थे। अच्छा, ठीक, हाँ यार, कोई नहीं चाहता यार कि रोज़ बंदूक लेके मेरे घर के बाहर आ जाए, ठीक है। और ये बहुत बेहुदे लोग होते हैं इनकी, चाहे वो कश्मीरी मिलिटेंट हो, चाहे वो खालिस्तानी मिलिटेंट थे, जो भी है, और जहाँ भी मिलिटेंसी होगी ये होगा ये। तो ऐसे ऐसे होते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई। तो हमने ना, मेरा माइंड हमेशा अनकन्वेंशनल रहा है, नया सोच कि यार अगर ऐसा करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको नया क्या कर सकते हैं हम। अगर हम टिपिकल काम करेंगे तो उनको पता है फ़ौज कैसे आती है, इनको पता लग जाएगा, छुप जाएंगे। और जहाँ गन्ने के खेत फुल उस पे हों और गेहूँ इतना इतना हो, और नदी के किनारे क्या दौड़ना भागना बहुत मुश्किल है, रेतीली ज़मीन होती है ना। ये मैं बात कर रहा हूँ हरिके के पास, हरिके डैम जहाँ है उसके आगे, जब नदी के किनारे में वहाँ पे। तो हमने एक ऑपरेशन किया इस खबर के बेस के ऊपर सुबह सुबह, और उसमें जो है हर चीज़ जो मैंने सोची थी कि नया करेंगे कुछ, और ज़्यादा हेवी इक्विपमेंट नहीं लेके जाएंगे, लाइट फुटेड जाएंगे, सो दैट दौड़ने की जरूरत पड़ी तो दौड़ सकते हैं हम। कौन से इक्विपमेंट लेके जा रहे थे? मतलब नॉर्मल राइफल वगैरह, हाँ। बट वी वर नॉट कैरिंग आर बिग पैक या ज़्यादा एम्युनिशन का मंगा लेंगे जरूरत पड़ी तो उसमें मुझे अच्छे से याद है कि सुबह सुबह धुंध छाई हुई थी, बहुत ठंड थी, और जो है ऐसे खेत में हमने देखा कि दो बंदे दौड़ रहे हैं, और मेरे साथ एक बंदा कहता है साहब मिलिटेंट है, मिलिटेंट ही कहते थे उनको भी, खड़कू है। मैं कहाँ है? कहता वो फायर करो। मैंने कहा बेवकूफ़, पता नहीं कोई गांव वाला होगा, हाँ। मरवा देगा तू। कहता नहीं नहीं नहीं। तो हमने एक बॉक्स टाइप एक फॉर्मेशन बना के, पूरा यूनिट का बहुत बढ़िया ऑपरेशन था वो। और कितने लोग गए थे इसमें? इसमें होंगे 100-150 लोग होंगे, अलग अलग कंपनियों से। मेरा एक साइड से था कवर करना मेरे को, फिर दूसरी कंपनी ऐसे करके थे। तो मेरे सामने सबसे पहले हमारी नज़र पड़ी उनके ऊपर कि यार ये बंदे हैं। तब तक कंफर्म नहीं था क्योंकि इतनी दूर से वो होंगे 40-50 गज। इतनी देर में जो है हमने कहा यार इनके पीछे भागो। वो आगे आगे भागे, हम पीछे पीछे, और वो ऐसे करके फायर करें। तो यहाँ से भी फायरिंग शुरू होगी और कुछ पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। और एक बंदा हमने देखा खेत के अंदर घुसते हुए, गन्ने के खेत में। और मेरा बंदा जो है एक मैं नाम याद आएगा बताऊंगा, साउथ इंडियन था, और एक खालसा था गिरधर। खालसा तो मुझे याद है, उसको मैंने अवार्ड भी दिलाया इस ऑपरेशन, गिरधर सिंह। बास्केटबॉल प्लेयर भी था। प्लेयर बड़े बढ़िया काम करते हैं, स्पोर्ट्समैन ना, दे आर वेरी गुड इन ऑपरेशंस, क्योंकि माइंड बड़ा तेज होता है ना। करेक्ट। स्पोर्ट्समैन आर ग्रेट सोल्जर्स। तो गिरधर था मेरे साथ, साउथ इंडियन में बताता हूँ, मैं नाम बोल रहा हूँ, केरला का था। वो भाग के उसने ना राइफल उठा के मुझे दिखाई, कहता सर राइफल, बंदा खेत के अंदर है। मैंने कहा खेत में चार्ज नहीं करना, बेवकूफ़ी मत करना, उसका दूसरा भी हो, AK-47 हो, क्योंकि ये एक पैरामाउंट इंपॉर्टेंस रहा है दीपक मेरी ज़िंदगी में कि यार जवान नहीं जाना चाहिए भाई। 2 घंटे 4 घंटे लग जाएंगे यार, अच्छे से निपटेंगे इनके साथ। जल्दीबाजी में हम कई बार कैजुअलिटी खाते हैं, फिर सारी उम्र उसका पछतावा रहता है। मैंने कहा जवान नहीं भाई, मैंने कहा रुक जाओ अभी तसल्ली से। तो तब तक हमने फिर वो पंजाब पुलिस की भी टोली आ गई, तब बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन था हमारा, और हमने फिर उसको गन्ने के खेत में सर्च किया तो एक लाश वहाँ मिली। एक लाश जो सेल्फ स्टाइल था जिसके पास AK-47 थी, वो थोड़ी दूसरी दूर थी, वो किसी और की गोली से वहाँ वो हुआ। तो हमने ये कि सेल्फ स्टाइल लेफ्टिनेंट जनरल था और एक उसके साथ था, ये 2 बंदे ठोके। कोई आधा 1 घंटे ये चली फायरिंग, और ये चला तबाह के, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बट वी वर सक्सेसफुल। एंड उस एरिया के लोगों का रिस्पॉन्स नज़रों में, बोल नहीं सकते, नज़रों में कि भाई बढ़िया हो गया। बड़े क्या करते थे ना ये लोग, किसी के घर में आ जाना, डिक्टेट था भाई, माँ की दाल बनेगी, रोटी बनेगी, ये वो, फिर इनकी नज़र रहती थी बहू बेटियों पे। ये भी मैंने देखा है। ये मैंने पंजाब का
ये सिचुएशन भी मैंने देखी है पंजाब के अंदर, बहुत बहुत मतलब ना ये क्रिमिनल एलिमेंट इनमें ये चीज़ें नज़र आ जाती हैं। ड्रग्स भी का भी मामला मिल जाएगा आपको, गन रनिंग भी मिल जाएगी, और कहीं ना कहीं इनकी, क्योंकि लोग इनको हीरो वर्शिप करते हैं, तो इसलिए जो है लोग बहुत मन मन में खुश हुए कि चलो इन लोगों का खात्मा हो गया वहाँ से। तो ऐसे हमने कई छोटे छोटे वहाँ पे ऑपरेशन किए, किसी में 1, किसी में 2, किसी में वैसे एरिया हमने साफ़ कर दिया, वो घबरा गया यार ये लोग तो बहुत एक्टिव हैं। इंटरेस्टिंग। और आई थिंक आपने कहीं पहले तो ये भी बोला था कि आप आप मतलब कम लोगों को लेके जाते हो। हाँ, स्मॉल टीम। मैं ये भेड़ उसमें नहीं कि आप 40-50-100 बंदे ले जाओ, एमएमजी ले जाओ, ये वो कुछ नहीं। बट ऐसा कभी हुआ है कि स्मॉल टीम लेके गए, कोई ऑपरेशन किया हो स्मॉल टीम को लेके, और फिर कहीं पछतावा हुआ हो बाद में कि अरे यार इसमें तो और बंदे होते तो नहीं, पछतावा नहीं हुआ, लेकिन एक बार हमने कश्मीर में, अब मैं आपको अनंतनाग ले जाता हूँ। आ जाओ। और अनंतनाग में हम क्या करते थे ना दीपक, अनंतनाग कहाँ पे है? ये अनंतनाग साउथ कश्मीर। ओके। देखो बारामूला कपवाड़ा नॉर्थ कश्मीर है, फिर आगे श्रीनगर, फिर आप साउथ में आ जाओ ना, जहाँ जवाहर टनल से हम काजी कुंड और ये खानाबल राइट चले जाओ तो अनंतनाग बहुत बड़ा शहर है, जिसको लोकल उसमें इस्लामाबाद कहते हैं। वहाँ से फिर आप वेरीनाग, कोकरनाग, जहाँ से ये हमारी नदियाँ स्टार्ट होती हैं, फिर चले जाओ दक्षिण, फिर डोडा, किश्तवाड़, पीर पंजाल, तो बहुत डेंस एरिया है। तो वहाँ पे हम क्या करते थे दीपक, मैं एक्चुअल स्मॉल टीम में मेरा वो था, मेरे पास 7-8 लड़के थे, हर एक दिलेर, हर एक बहुत इंटेलिजेंट, हर सोल्जर। आप ही पिक करते थे लोगों को कि इनके हाँ, साथ सारे ये मेरे ट्रेंड थे, मैंने अच्छा। इनको ट्रेन किया था। हाँ। मेरी टीम थी ये है। मेरे खिलाड़ी थे ये। हाँ। और अलग अलग देश के अलग अलग कोने से थे, इनको तो मैं जानता ही आपका कैसा था सिलेक्शन प्रोसेस कि इसको पिक करना है, इसको पिक करना है? देखो वो प्रोजेक्ट के हिसाब से था? सबसे पहले मैं सिंपल देखता था। हाँ। सिंपल बंदे, हाई ऑन इंटेलिजेंस। मैं चाहता था जो सोचते हैं, ये नहीं कि सिर्फ जवान है तो उसका काम है सोचना, नहीं है कि ऑफिसर ही सोचेगा वही बताएगा वहाँ बैठ जाए, नो, थिंकिंग इंडिविजुअल्स, गुड इन फायरिंग की ऐसी प्रैक्टिस मैं कराता था। मैंने ऐसे एक इम्प्रोवाइज रेंज बना रखी थी वहाँ पहाड़ी के पास, वहाँ ले जाता, जिस दिन फ्री होता ना आ जाओ भाई, सबको, कुक को भी फायरिंग करानी, धोबी को भी फायरिंग करानी, सबको फायरिंग कराता था, बार्बर को चल भाई तू भी चल फायरिंग। तो सबकी फायरिंग में अलग अलग तरीके से इनोवेटिव प्रैक्टिस कराता, मैं देख लेता किसकी फायरिंग अच्छी है, कौन भाग सकता है वेपन लेके, कौन ये करता है। तो बड़ा अपने कमांडो टाइप मैंने अपना ही स्कूल खोला हुआ था वहाँ। अच्छा। तो उसमें से मैंने ये 8-10 लड़के सेलेक्ट कर रखे थे। तो एक हो गया थिंकिंग, एक हो गया गुड इन फायरिंग, फिजिकल फिटनेस, यू मे स्टे विदाउट फूड फॉर 2 days, 1 day, एंड टफ, इतना टफ चढ़ना, बोलती बंद हो जाती, ऐसी जगह थी। तो आई नीडेड पीपल वर फिट। मैं आई वॉज 40+, बट मैं अपने पीक पे था फिटनेस, मेरी पीक थी फिटनेस की 40 साल की उम्र में, बिल्कुल फिट था मैं इन सबसे साथ तो रह ही सकता था, आगे नहीं तो ये था। एंड ऑफ कोर्स जो मेरी थिंकिंग में हो, बिल्कुल सेकुलर टाइप के सोच विचार हों, जो लोगों से घृणा ना करते हों किसी उसको लेके, और मतलब क्विक एक्शन कर सकते हो, लोगों से बात कर सकते हो अच्छे से। तो ऐसे करके हमने ये बंदे सेलेक्ट, तो हमने, ठीक है। हम क्या करते थे दीपक, जैसे हमने कोई कहीं की इंटेलिजेंस है, किसी ने मुझे बता दिया, मैं खाली हाथ घूमता रहता था कई बार बाजार में फिरन पहन के, तो लोग मुझे गले मिलते थे, और कई बार गले मिलते हुए मेरी जेब में पर्ची डाल देते थे कि मोर सर मिलेंगे आज, उनको बता देंगे कहाँ पर ये लोग आते हैं, क्या है। तो ऐसे लोग भी हैं इस देश में, और वो भी कश्मीर में, जो चाहते हैं कि हम सक्सीड हों। करेक्ट। तो ऐसे हमें खबर मिली, तो हमारे से कोई 10-12 किलोमीटर दूर एक एरिया था, बहुत घना एरिया, बहुत गांव, छोटे छोटे ऐसे पहाड़, और उसको हम छावनी कहते थे कि यार यहाँ तो मिलिटेंट रहती हैं लेकिन साले मिलते नहीं हैं। अच्छा। क्योंकि इधर छुप गए, उधर छुप गए, मक्की की फसल में छुप गए, कहाँ ढूंढोगे यार, चूहे को कैसे ढूंढ सकते हो आप खेतों में? अगर आप बोल दे कि खेत है इसमें 4 चूहे पकड़ लोगे, वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसे करके तो हम क्या करते थे, रात को 2-2:30 बजे हम जाके कोई खास जगह पे पेड़ों में या जंगल में जाके छुप जाना हमने, रात को 2-2:30 बजे, फिर रात वहीं निकलनी, सुबह जब दिन निकलता था पूरा दिन अलर्ट रहना हमने, अगले दिन देखते रहना बाइनोकुलर से, यार कोई आ रहा है, कोई हरकत, कोई ऐसे। और किसी को नहीं पता गाँव को, क्योंकि अगर नॉर्मल फौज आएगी चलती हुई तो 5 किलोमीटर पता चलता है फौज आ जाती है, सबको सिग्नल मिल जाता है, फिर सब छुप जाते हैं, तो किसी को नहीं पता। तो एक दिन की बात है, ये भी मैंने कहीं जिक्र नहीं किया जो आज मैं आपको बताऊंगा ना। बिल्कुल। तो शाम को तकरीबन, अब देखो पूरी रात निकल गई, चलते हुए हम निकले होंगे 10-11 बजे, 2-2:30 बजे पहुँचे,
हम बैठे रहे। ये रात की बात है। हाँ, फिर अब दिन निकल गया। पूरा दिन हम सुबह देख रहे हैं, अभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अभी लोग बस आ गई लेके जाने के लिए, फिर पूरी दोपहर निकल गई, शाम को लोग वापस आ रहे हैं, बच्चे वापस आ गए हैं दोपहर को स्कूल से। और एक गांव का एक रूटीन है, गांव का रूटीन होता है, औरतों का रूटीन, घर वालों का रूटीन। शाम हो गई तकरीबन, और मैं कह रहा हूँ घड़ी देख के, मैंने कहा यार पूरा दिन हमने निकाल दिया, 24 घंटे। तो मैं बोलने वाला था अपने जवानों को सिग्नल दे के कि यार पैकअप करते हैं, चलते हैं यहाँ से, है ना, वापस या कुछ करते हैं। इतनी देर में मेरे को 2 आवाज़ आती है AK-47 की, ठा ठा, और उसकी आवाज़ बड़ी पेक्यूलियर साउंड है AK-47 की, मतलब वो साउंड किसी और वेपन सिस्टम की नहीं है। एटलीस्ट आई न्यू दैट साउंड सो वेल। हमको कितना 2 गोली लगी, मैंने कहा इसका मतलब कांटेक्ट हो गया, और कांटेक्ट हो गया तो भाई ये तो अच्छी बात होगी कि कांटेक्ट हुआ, इसका मतलब हमारे नहीं किसी ने कांटेक्ट किया। तो मैं उठा, मैंने आसपास मेरे एक बंदा था साथ, मैंने कहा है, कहते सर कुछ पता नहीं लग रहा। मैंने कहा देखो यार आसपास कहाँ है, तो कोई हमें 5 मिनट पता करने में लगे फायर कहाँ हुआ। तो इतनी देर में मेरा लड़का था दिनेश, अभी मुझे इसका नाम है, छोटा सा गढ़वाली, वेरी वेरी निबल फुटेड, वेरी हाई स्मार्ट गाई, कहता सर बंदा ठोक दिया एक। मैं कहाँ? कहता वो देखो। तो एक कंपनी कमांडर था हिजबुल मुजाहिदीन का, कंपनी कमांडर सीनियर वो था, तो उसका वो कहीं वहाँ आसपास आता था, कोई उसकी माशूका थी क्या था वहाँ पे। तो ये था हमें कि ये इसी इंटेलिजेंस पे हम आए थे कि यहाँ पे कभी कभी आता है जब बिल्कुल ऑल क्लियर होता है कि फ़ौज नहीं है, पुलिस नहीं है। और कहता सर मैंने इसको देखा इसकी हरकत से, और आपने जैसे डिस्क्राइब किया था कि थोड़ा सा मोटा है ये, और इसकी चाल कैसे, और अकेले आता है यहाँ, क्योंकि 2-3 को तो लेके आएगा नहीं। कहता मैंने इसका पीछा करना शुरू कर दिया, अकेले। इमेजिन, ये है जवान यार, अकेले, कोई नहीं है उसके साथ, अपने साथ, बिना किसी के ऑर्डर के। नो ऑर्डर, माय जवान्स डिडंट नीड ऑर्डर ना, ऑर्डर तो ट्रेनिंग में मिल चुका है ना, क्या करना है। तो वो दिनेश उसके पीछे पीछे। तो जैसे आप शाम की लालिमा है, और कुछ औरतें नालों में, नाले बहते रहते हैं कश्मीर में, कपड़े धो रही थी, और वहीं से ये झुका और पानी पीने के लिए, और इसे पीछे मुड़ के देखा है। देखो जब मौत आती है ना, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि कोई आपके पीछे कोई है, तो उसे पीछे मुड़ के देखा कि यार ये बंदा कौन आ रहा है मेरे पीछे। तो उसने ऐसे इशारा, औरत को पूछा है कौन आ रहा है। तब तक वो डाउट हुआ ना उसको, फ्रीज हो गया वो थोड़ी देर के लिए। तब तक मेरा बंदा और 50 गज पीछे था, 20-30 गज हुआ, उसने लिया निशाना और ठा 2 गोली मारी, वहीं ढेर कर दिया। गांव में एकदम औरतें चिल्लानी शुरू हो गई, क्या हो गया क्या हो गया, ये वो। उस ऑपरेशन में मुझे लगा थोड़ी देर में अंधेरा हो गया, जब तक हम, तब तक जो है ना मुश्किल होगी इसकी लाश को उठाना यहाँ से, क्योंकि एकदम हल्ला हो गया। और जो और टेररिस्ट थे, मिलिटेंट्स थे इधर उधर, उन्होंने रेडियो पे आगे सारे खोल दिया सेट, उन्होंने ऐसे ऐसे हमारा शहीद हो गया फ़ौज ने, और इनको छोड़ेंगे नहीं हम, इनको यहाँ से निकलने नहीं देंगे, ये वो एंड ऑल। तो तब बट मेरा क्या था, मैं हमेशा बता के जाता था, और मैंने फटाफट अपने फिर हेडक्वार्टर को फ़ोन किया, भाई हम यहाँ पे अटके हुए हैं, चारों तरफ ये है, लाश हमारे पास है, लेकिन अभी हम निकल नहीं सकते यहाँ से, क्योंकि अंधेरा भी हो गया, कोई नज़र नहीं आएगा। तो फिर मैंने कहा रीइंफोर्समेंट भेजो आप। फिर रीइंफोर्समेंट आई हमारी, फिर हम लेके गए उसको, श्रीमान जी को वहाँ से। और ऐसे हमने बहुत ज़बरदस्त ऑपरेशंस किए, जिसमें स्मॉल टीम का काम, कहीं 1 ठोक दिया, कहीं 2 ठोक दिए, और अमेजिंग ये जवान मेरे ना, मैं बता नहीं सकता, एक एक बंदा जो है ना हीरो, रियल लाइफ हीरोज़। बट किस टाइप की मेंटल ट्रेनिंग की दरकार पड़ती है व्हेन यू टॉक अबाउट डूइंग सच ऑपरेशंस? एक तो होता है सर फिजिकल फिटनेस, कि हाँ यार बंदा है स्ट्रांग, वो पहाड़ चढ़ जाएगा, कहीं भी नीचे से चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कैसे भी चला जाएगा। बट एक होती है मेंटल फिटनेस, जो शायद सब में इक्वल लेवल की ना हो। तो हाउ डज एन ऑफिसर डेवलप दैट मेंटल स्टिफनेस कि हाँ यार अब हमारा काम है स्पॉट करना, फायर करना और सेफली निकल जाना विदाउट एनी कैजुअलिटी। सी दैट मेंटल टफनेस ना, फायरिंग के बाद तो सब कर देते हैं, एक बार फायर हो गया, कांटेक्ट हो गया, तो एवरीबडी रिएक्ट्स। वो ड्रिल्स हैं, हमने जैसे उनको सिखाया है, हर एक अलग एक्सपीरियंस होता है, हर ऑपरेशन से कुछ ना कुछ सीखता है बंदा। लेकिन मेंटल टफनेस इज टू सिट इन अ प्लेस फॉर 24 आवर्स 48 आवर्स विदाउट बीइंग ऑब्जर्व्ड, बिना हरकत करे। देखो उसमें आपने सारे आपकी दिनचर्या भी करनी है ना, और डिडक्ट नहीं होना है, क्वाइटली बैठना, इंसान क्वाइटली बैठ सकता है, और विजिलेंट भी रहना है, और विजिलेंट रहना है,
सबसे जबरदस्त चीज होती थी विजिलेंट रहना, कि यार सो नहीं सकते आप, क्योंकि ऐसे केसेस हुए हैं जहां घेर लिया है फौज की छोटी टीम को, अगर आप विजिलेंट नहीं, आप सो गए थक के 10-12-20 किलोमीटर चल के। तो मेरा ये रहता था भाई ऐसा है 50-50 बड़ी पेयर के अंदर, एक अलर्ट एक सो जाओ। और ये ड्रिल हम जूता नहीं उतारते कभी, जूते का लेस नहीं खोला कभी, जितने मर्जी गीले जूते हो गए, नालों से निकले हैं, बर्फ में चले हैं, जूता पहन के रहना है। क्योंकि जैसे ही जूता उतारा आपने, आप थोड़ा रिलैक्स हो गए, जैकेट उतार दिया, कहीं आग जला ली, आग नहीं जलाई हमने कभी, फ्रीजिंग टेम्परेचर में आग नहीं जलाई। मैंने कहा देखी जाएगी, जब ये रीढ़ की हड्डी में भी बर्फ वो ठंड पहुंच जाती है ना, आग नहीं जलाई हमने, क्योंकि फट पता लग जाएगा यार। हम तो खाने का भी ध्यान रखते थे दीपक, कि पूरी नहीं खानी, तेल की स्मेल दूर तक जाती है, आलू की सब्जी नहीं लेके जानी, मतलब ये सब सोचना पड़ता है यार। और क्या क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को, बिकॉज आई डोंट थिंक ये एक ये इन्फॉर्मेशन शायद पता नहीं कहाँ है, नहीं है। मेरे को आपसे सुनने में बड़ा मजा आ रहा है। और आप थोड़ा और बताओ कि किस किस चीज़ों के बारे में और ध्यान रखना पड़ता है एज एन ऑफिसर व्हेन यू आर ऑन ऑपरेशन? सी, सबसे पहले तो देखो, यू टू प्लान द ऑपरेशन, देन योर ओन अलर्टनेस, योर ओन फिजिकल फिटनेस, एंड यू टू लीड। दीपक ये नहीं होता मैं कमरे में बैठा रहूं, मैं नॉवल पढ़ता रहूं, वीसीआर पे पिक्चर देखता रहूं और सोचूं कि ये लोग जाएंगे और करके आ जाएंगे, ये नहीं हो सकता। ऑफिसर हैज टू बी देयर, बिकॉज इनिशिएटिव, फाइनली दैट इनिशिएटिव उस टाइम पे, दैट इज व्हाट अ लीडर इज सपोज टू डू। तो ऑफिसर का रहना तो बहुत जरूरी है, ठीक है, वहां पे। प्लस रिस्क भी ले सकता है वो, उसमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, क्योंकि वो ऑफिसर है। प्लस वो किसी को कॉल करेगा तो उसका रिस्पॉन्स भी होगा। एंड मेरा काम ऐसे लीडर उस टाइम पे ये नहीं था कि मैं पर्सनल ग्लोरी हंट करूं, भाई यश मोर मेडल आया, वो नहीं था मेरा, कभी भी नहीं था। मैंने कभी दरकार नहीं करी इसकी कि मुझे बहुत अवार्ड मिले। मैंने कहा नहीं चाहिए, ऊपर वाला देख रहा ना, गीता में लिखा कर्म करते जाओ, कर्मण्यवाधिकारस्ते। एब्सोल्युटली। मैं एक्चुअली इस चीज़ को मानता रहा हूँ ज़िंदगी में, यार मुझे तो मिल जाएगा कहीं ना कहीं से, मैं क्यों इस चीज़ के पीछे। मेरे जवानों को अवार्ड मिलना चाहिए, मेरे जवानों को ये मिलना चाहिए, ऐसे। तो ऑफिसर का होना, बीइंग अलर्ट, बीइंग अलाइव, बीइंग ऑब्जर्वेंट। भाई ऑफिसर का 360 डिग्री विजन होना चाहिए, जवान का इतना विजन है, वो सामने देख रहा है, उसको पता है भाई मैंने इस रास्ते पे नज़र रखनी है मैंने। तो एक ऐसा बढ़िया तालमेल बन जाता है, जैसे टीम के अंदर होता है टीम कैप्टन। और आप देखो धोनी का रोल क्रिकेट के अंदर, इवन व्हेन चिप्स आर डाउन, यू आर स्टिल, यू हैव सम प्लान इन माइंड। तो बहुत ये हर एक के बस की बात भी नहीं है ये सब करना। तो आप वो वाला पॉइंट पे मेरे को थोड़ा सा और जानना है, क्योंकि मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है वो चीज़ कि आप एक तो आग भी नहीं जलाते थे, क्योंकि कंफर्ट, अगर एक बार बंदा आ गया कंफर्ट में तो वो उठना नहीं चाहेगा, जूते के लेसेस नहीं खोलते थे, तेल की तली हुई चीजें नहीं लेगी, मैं खुद नहीं खाता था, स्मेल पहुंच जाता है, बिल्कुल कोई स्मेल। और क्या, और इवन अगर आपने सुसु पॉटी करनी है, हाँ, विच इज नेचुरल, हाँ, उसको भी आपने ढकना है या ऐसे डिस्पोज ऑफ करना है कि कोई 6 घंटे बाद भी वहां आए तो ये ना पता कर सके कि यहाँ इंसान था यहाँ पे। आप सोच लो किस लेवल तक की है, बिकॉज उसकी स्मेल भी है, प्लस टेल मार्क्स। फिर कोई पैकेट, कोई बिस्किट, कोई पैकेट, कोई ऐसी चीज़, सिगरेट नो, एब्सोल्युटली ज़ीरो। मेरी टीम में कोई स्मोकर नहीं था, मैंने खुद कभी ज़िंदगी में सिगरेट नहीं पी। तो ये कुछ ऐसी आदतें हैं आपको यार आपको रखना पड़ेगा, बिकॉज वन स्मॉल मिस्टेक बाय वन पर्सन। प्लस मैंने उनको बहुत इनके कल्चर की बहुत ट्रेनिंग दे रखी थी, लैंग्वेज की बहुत ट्रेनिंग दे रखी है। क्या ट्रेनिंग में क्या इन्वॉल्व होता है? देखो आप उस इलाके में हो जहाँ मुस्लिम्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये अगर अजान है तो कौन से टाइम की अजान है, अगर ये त्यौहार है तो कौन सा त्यौहार है, रमज़ान का क्या महीना मतलब है, ये चीज़। और लैंग्वेज ट्रेनिंग भी। और लैंग्वेज ट्रेनिंग 2-3 मेरे लड़के काफ़ी हद तक अच्छी कश्मीरी बोल लेते थे, कुछ को पंजाबी ऐसी सिखाई कि कोई पाकिस्तानी मिल जाए तो हमने कैसे, ऐसे मिले भी हैं हमने, ऐसे काम भी ऐसे भी ठोके हैं उनसे, पाकिस्तानियों से भी बात करके। तो ये बहुत मतलब एक अलग ही ज़िंदगी का दौर था, इसलिए मैंने कहा ना वो मेरी लाइफ का बहुत ही इंटेंस दौर था। कश्मीर में काम भी हम बहुत अच्छा करके आए, बहुत अच्छा काम करके आए। और कुछ तो आप एक स्टोरी शेयर करते जिसमें आपने बताया कि आप ऑपरेशन करके आए विदाउट एनी कैजुअल्टी, लाइक आई थिंक ये आपका शायद कुछ तो रिकॉर्ड रहा है जहाँ पे आपने बोला कि एक भी सोल्जर अंडर आपके रेजिमेंट में एक भी मेरी you've never lost a soldier. I did not lose a soldier in combat.
और ये इसके लिए आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस, नॉट अ सिंगल सोल्जर, और ठोके खूब हमने। कोई ऑपरेशन के बारे में सर आप बता दो, कोई स्टोरी जो आप शेयर कर सको, कोई भी ऑपरेशन के बारे में जहां आपको मतलब ऐसा लग रहा हो कि नो एस्केप जोन है, अब तो निकल ही नहीं सकते, अब तो या तो शहीद होंगे और या तो जो, और मेरे को आपकी वो एक और लाइन भी बहुत अच्छी लगी थी जो आपने बताया था कि या तो झंडा लेकर आएंगे वापस, और या तो क्या वो था मेरा line? पर्सनल था हाँ वो कि क्या या था? तो कामयाबी लेके जाएंगे या तिरंगे में जाएंगे, मेरे लिए कोई बीच का रास्ता नहीं था। जब मैं आरआर में गया, हाँ। और मैं बहुत सीनियर गया था, देखो राष्ट्रीय राइफल क्या होता है? राष्ट्रीय राइफल ये काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स है हमारी, जहाँ दूसरी यूनिटों से लोग पोस्ट इन होते हैं, जो आप एक दूसरे को जानते नहीं है, टेन्योर बेस्ड है, 2 साल के लिए 2.5 साल के लिए जाते हैं। तो मैं गया था ये साउथ कश्मीर में जिस यूनिट में, वहाँ कोई मुझे जानता नहीं था, ना मैं किसी को जानता था, और मैं बहुत सीनियर था, मतलब मैं कमांडिंग ऑफिसर बनने वाला था। यंग ऑफिसर तो फिर भी, शादी नहीं हुई, यंग है, जोश है, बट मेरे 2 बच्चे थे और मैं बहुत क्वालिफाइड ऑफिसर्स में था, मैं स्टाफ कॉलेज कर चुका था और मैं सीओ बनने वाला था, मैं तब गया था। तब भी मेरे मन में था कि यार या तो कुछ बड़ा काम करके जाएंगे या तिरंगे में जाएंगे। बहुत पर्सनली मेरे को बहुत कमिटमेंट थी देश के लिए, यार कुछ तो नाम करके जाएंगे, यहाँ कुछ तो करके जाएंगे, नया नया करके जाएंगे। वही किया मैंने, लोगों का दिल जीता, बहुत दिल जीता लोगों का। आज भी लोग मुझे फॉलो करते हैं वहाँ। आज की मतलब आप अपने आर्मी सेटअप के बारे में आप कुछ बताओ कि एक टिपिकल आर्मी सेटअप कैसा दिखता है, मेरे को एक वो दृश्य पेंट कर दो मेरे लिए। किस मामले में? देखो, ऊपर आर्मी हेडक्वार्टर है, फिर अलग अलग नीचे हेडक्वार्टर हैं, वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन इन अ क्लास। तो एक हायरार्की है आर्मी की, कई आप हायरार्कीज। या एक तो मैं 2 तरीके से पिक्चर पेंट करना चाह रहा हूँ मेरे लिए भी और जनता के लिए भी। एक तो हायरार्की वाइज कि हायरार्की क्या है, और दूसरा मे भी चलो हायरार्की को स्किप कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत इजीली गूगल कर सकते हैं लोग, हाँ, तो वो स्किप कर देते हैं क्योंकि वो इतना कुछ मतलब मेरे को आपको यहाँ बिठा के वो सेम सवाल पूछने का कोई पॉइंट नहीं बनता, उसको स्किप कर देते हैं। लेट्स टॉक अबाउट जो आप प्रोजेक्ट के लिए गए हो, जो आप कैंप सेटअप कर रहे हो, जो आपका बेस कैंप है, उसका पिक्चर मेरे लिए पेंट कर दो आप, क्योंकि हमने पिक्चरों में देखा है। देखो पिक्चरों में टोटली हाउ डिफरेंट इज इट बहुत फ्रॉम? गलत दिखाते हैं। जो अच्छा। संतरी खड़ा है, वो गेट ऐसे है, जैसे बहुत सी पिक्चरें बनी हैं राइट। उनमें ऐसा कुछ नहीं है। हर कैंप की अलग होती है, क्योंकि हमारी तो चॉइस है नहीं, हम तो वहाँ डिप्लॉय हो गए। मैंने बताया ना, हम एफसीआई के गोडाउन में रहे पंजाब में, कभी किसी स्कूल में जगह मिल गई, कभी कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मिल गई, कभी कोई जैसे कश्मीर में तो हम कई जगह ऐसे रहे जो कश्मीरी पंडितों के घर थे, खाली पड़े थे, उनको ऑक्यूपाई कर लिया, या टेंट लगा लिया ऐसे ओपन कहीं ग्राउंड में किसी बाग के अंदर, फिर फौज उनको किराया दे देती है, भाई अगर किसी की ज़मीन हमने वो करी है। इट इज़, यू डोंट नो। और ना ही ऐसी प्रोटेक्शन होती है जो पिक्चरों में नज़र आती है। मेरा जो कैंप था कोकरनाग में, वो एक टूरिस्ट रिजॉर्ट के अंदर था। अच्छा। हाँ, J&K उस जला दिया था मिलिटेंट्स ने पूरा, उसके अंदर आधी जली हुई बिल्डिंग थी उसमें, और कुछ टूरिस्ट हट थी ऐसे, एक बीएसएफ यूनिट थी और साथ में मेरी यूनिट थी, और ऐसे तार भी ऐसे ही थी, कोई खास वो नहीं था। तो मतलब ना कोई हमारे पास कोई ऐसे नाइट विजन, कोई लाइट, ऐसा कुछ नहीं था। इट वाज, अब शायद इम्प्रूव हो गया होगा, बट कई बार ऐसे रहना पड़ता है आपको, टेम्पररी होते ना ये, और ना इतने फंड होते कि जी आपको जैसे यूएस आर्मी ने बना दी बेस, और ऐसा कुछ नहीं जो पिक्चरों में दिखाते हैं। इट जस्ट यू मैनेज, कोई नहीं, आपने खुद मैनेज करना है अपनी सिक्योरिटी। और अपना किस किस टाइप के लोग रहते हैं अपार्ट फ्रॉम दी आर्मी ऑफिसर्स? हमारे सोल्जर्स हैं अलग, मतलब सोल्जर्स और ऑफिसर्स के अलावा कौन कौन रहते हैं सेट? मतलब एक जैसे बार्बर का नाम आपने मेंशन किया। नहीं, हमारे पास देखो डिपेंडिंग ऑन कितने जवान हैं, हमारे पास छोटा मोटा कुकिंग का सिस्टम होगा तो 1-2 कुक होंगे, कोई बार्बर होगा हमारे पास, कोई जो है, वो सब लोग भी एकदम फिट लोग हैं? रखना पड़ता है उनको फिट, नहीं है तो करना पड़ता है। मैं तो बहुत केयरफुल था भाई, इनको भी मैं लेके जाता था कि भी एक दिन खाना मत बनाओ, कोई बात नहीं, तुम भी फिट हो जाओ, नहीं तो कोई किसी दिन कोई आ गया कैंप के अंदर, सबसे पहले यही लोग मारे जाते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। फिर नर्सिंग असिस्टेंट होता है मेडिकल के लिए हमारे पास, तो अलग अलग ग्रुप से लोग आ जाते हैं। तो वन हैज़ टू बी वेरी सबका तालमेल बनाना, सब दुनिया भर से आए हुए हैं यहाँ पे अलग अलग यूनिट से, उनका तालमेल मिलाना, उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन करना, सबका ध्यान रखना, सबका छुट्टी का ध्यान रखना, उनकी मेंटल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, फैमिली का। सो यू हैव टू, एक तरफ ऑपरेशन, यानी कि पागलपंती हम पिक्चरों की तरह लगे हैं ठोकने में, नहीं, हमें HR इश्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। पे है, अलाउंसेस है, किसी को एजुकेशन है, किसी की नई शादी हो रखी है, किसी के बच्चा होने वाला है, तो बहुत सी चीज़ें आपको ऐसे लीडर देखनी पड़ती हैं, तभी आप दिल जीतते हो ना उनका।
जब उसको लगता है कि यार ये ऑफिसर तो भैया मेरे बारे में बहुत चिंता करता है यार। तो मेरा हर जवान के साथ मैं रोज आंख से आंख मिलाता था, हर एक के साथ पूरा। एक बार जरूर मैंने हर जवान को नज़रों में देखना होता है और पूछता था भाई छुट्टी कब कब गया था, सब अभी तो आया हूँ। मैं कहा जाना है फिर से, चले जा। तो ये एक कनेक्ट रखना और हर डिसाइड करना किसके लिए क्या काम जरूरी है, कौन किस काम में अच्छा रहेगा, कौन आगे फाइट करने के लिए ठीक है, कौन पीछे संभाल लेगा। इट्स कॉम्प्लिकेटेड बट इफ यू आर अ genuine leader then it's not that difficult also. People's person. People's, absolutely, you nailed it, people's person. And I think you mentioned about MS Dhoni as well, कि वो कितने tactical है in his approach. अगर वो ground पे है तो वो हर जगह से vigilant है, मतलब and he also has love for army. I have met him personally, no? आ जाओ, ये तो बड़ा मजेदार सर। Very good. मैं जब धोनी को मिला ले में, वो धोनी मेरे बारे में जानना चाहे, मैं धोनी के बारे में। क्या बात कर रहे हो? हाँ सच में, उसको ब्रीफ किया हुआ था कि जनरल यश मोर मिलेंगे आपको, उनकी आरआर की कहानियां सुनना। मेरे को पता है सर, मैं आपको I'll cut you here थोड़ा सा, and sorry for the audience because I'm cutting him here. मैं ना जब मैं बॉम्बे से आता हूँ तो मेरे को आपके बारे में बताया मनीष भाई ने, मनीष पांडे ने। हाँ मेरे को कहता, and he's like an elder brother to me. अच्छा, वो I didn't know this connection. तो मेरे को मनीष भाई ने बताया, कहता है तू क्या कर रहा है आजकल, क्या कर रहा है? मैंने कहा सर कुछ नहीं सर, पॉडकास्ट करो। कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है? मैंने कहा हाँ। कह रहा है यश जी से बात कर ले। मैंने कहा सर यश जी तो यश जौहर, करण जौहर, किसकी बात कर रहे हो आप? कह रहे नहीं मेजर जनरल यश मोर से बात कर, उनको लेके आ, उनसे बात कर। तो दैट वाज वन कनेक्शन। सेकंड कनेक्शन इज मेरे जिम में आते हैं एक सर, his name is Santosh Kumar. I don't know if you know, but he's worked with Yashraj Films for quite a bit. थोड़े से short है, very stout body. I don't know. But I think when I show you pictures, you might recognize him. But he told me कि he's Major General is a good friend of mine. I know him. अच्छा। और मेरी बात हुई है उनसे। तो he was telling me कि he was with this project. तो उनसे इसके बारे में ज़रूर पूछना। तो बड़े सारे connections है। और MS धोनी के बारे में मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि एक तो मैं बहुत बड़ा क्रिकेट फैन हूँ। मतलब तो आपको तो मैंने डैम्पर डाल दिया बोल के क्रिकेट। मतलब मैं वही सोच रहा था कि ये अब मैं सर को कहाँ जा रहा है पॉडकास्ट, ब्रेक करूँ सर को कि यार मैं डिवीजन खेल चुका हूँ बंगाल के लिए, तो मैं अब मैं कब बोलूँ कि मैं इंडिया खेलना चाहता था। तो मतलब मैं वो उस कनेक्शन से बिल्ड करना चाह रहा हूँ। बट हाँ, आप आ जाओ, इट्स लाइक अ ड्रीम। अगर मतलब फॉर मी to let me manifest it on this episode. We want MS Dhoni to be a part of the podcast. It's just a matter of when. If तो हम लगा ही नहीं रहे, वो तो होगा ही for sure. But it's just a matter of when. तो हम बस manifest कर रहे हैं शो पे। अब आप आ जाओ अपनी इंटरेक्शन MS धोनी क्या हुआ? के ये 2020 की बात है, 20 या 19 की बात है। धोनी 1 महीने के लिए वो आया अपनी यूनिट में ट्रेनिंग के लिए। उसकी यूनिट टेरिटोरियल आर्मी की यूनिट J&K में। तो उसके साथ जो ऑफिसर कोऑर्डिनेट कर रहा था, वो मुझे मेरे किस्से उसको बहुत सालों से पता, कहाँ से उसने मेरा नंबर लिया। योगेश गौर उसका नाम है, बहुत, वो भी टेरिटोरियल आर्मी का है। तो उसने कहा सर धोनी को ले आएगा धोनी, मैं आपसे उसको मिलवाना चाहता हूँ। मैं कहा मिल लेंगे। तो उसने कहा सर उसके रहने का क्या है? मैंने कहा मेरे घर में रह लेगा। कहता सर क्यों? मैंने कहा हाँ यार, मैं GOC था, मैं अकेला रह रहा था उन दिनों में, नहीं वाइफ भी थी, और मेरे बहुत यार दोस्त मेरे घर में रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई आया ना यार ये कमरा है यहीं रह, सर आप जनरल हो यहाँ थोड़ी हो, वहाँ मेस में ठहरा देंगे ये। मैंने कहा धोनी आ रहा है, यू कैन स्टे इन माई हाउस। तो वो फिर आपके घर रुके नहीं, फिर बातचीत हुई, फिर हायर हेडक्वार्टर बोला यार इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, उसको हम मेस में। मैं कहा ठीक है मेस में ठहरा लो, मुझे कोई इशू नहीं है। तो जब वो आया, मैं कोई हीरो वर्शिप नहीं करता किसी को, ठीक है, मैं बहुत क्लियर हूँ, मैं बहुत एक्टर्स और बड़े बड़े नामी ग्रामी लोगों से मिला हूँ, बट 1-on-1 मिला हूँ, ठीक है, मैं एनामर्ड नहीं होता। तो वो कहता सर धोनी को आपसे मिलवाना है। मैंने कहा जरूर मिलेंगे, मैंने भी मिलना है। तो हम गए मिलने। और ये फर्स्ट टाइम मिल रहे थे? हाँ फर्स्ट टाइम, ठीक है, एक ही बार मिला हूँ धोनी से, वहीं मिला। तो हम गए तो धोनी बहुत बिल्कुल 2020 की बात है? हाँ 2020 की बात है, शायद 20 या 19 के लास्ट की बात है, 20 की। मैं पिक्चर भी शेयर करूँगा आपकी मेरे साथ, धोनी की और मेरी पिक्चर। तो हम गए तो धोनी वॉज वेटिंग एंड सर ये वो। तो उसने इतना बता रखा मेरे बारे में,
वो धोनी वांटेड टू नो अबाउट यही जो आप बात कर रहे हो, स्मॉल टीम ऑपरेशंस और ये सब क्या किया। मैं उससे क्रिकेट की पूछना चाहता हूँ, फिटनेस की, बिकॉज वेरी फिट यार, उसका देख के मुझे अच्छा लगा, वेरी वेल मेंटेन्ड बॉडी। तब तक रिटायर हो चुका था वो इंडियन क्रिकेट से। 15 अगस्त 2020 ही रिटायर्ड। बस उसके बाद मिला हूँ उसके उससे। बाद हाँ कोविड तो चल रहा था, आई रिमेंबर लॉकडाउन चल रहा था, हाँ एंड दैट्स व्हेन ही अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट ऑन इंस्टाग्राम सेइंग अच्छा। कि 15 अगस्त मैं आई डोंट फॉलो 2020 हिम सो आई डोंट नो। नहीं, बट ही अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट वाया एन इंस्टाग्राम पोस्ट, ओके ओके एंड ही सेड 15th August 2020 from 1929 hours consider me as retired, ओके। and that तो is how ये he announced उससे his पहले की retirement. बात, देन ये उससे पहले की बात है। इट डिडंट हैपन इन लेट पार्ट ऑफ 2020, इट हैपेंड अर्लियर पार्ट ऑफ First half, 2020 मस्ट बी। ठीक है, फिर तो हम मिले, तो मैं उससे डाइट फिटनेस और उसकी साथ में मेरी वाइफ भी थी, बहुत मज़ा आया उसके साथ बात करके। क्या पूछा उन्होंने आपको? हैं उन्होंने क्या पूछा वो तो आपको? यही पूछे, सर आपके ऑपरेशंस के बारे में बताओ, आपके बारे में बहुत सुना है मैंने, एंड आप कैसे ट्रेनिंग कराते हैं, यही जो स्मॉल टीम ऑपरेशंस हाँ. और फिटनेस और इन चीज़ों की। मतलब मैं और आप में- धोनी भाई सेम सेम पूछते हैं? अच्छा, क्या ये बड़ा आप में अच्छा पैशन लगा सुन के। आप में पैशन कहाँ से है, हाँ हाँ और इस बारे में, मेरी जर्नी के बारे में यो मैं उससे आई वाज मोर कीन टू नो अबाउट हिज फिटनेस, क्रिकेट। फिर कुछ प्लेयर्स के बारे में जानना चाहता था, अच्छा। वो कैसे हैं किन के बारे में? हैं? किन के गौतम बारे में? गंभीर के बारे में। किसी जमाने में मुझे बहुत अच्छा लगता था वो सेम गौतम गंभीर, उसका But मुझे एटीट्यूड। अभी भी सर मैं बताऊं कि आजकल ना अभी भी वो कुछ कुछ बात ऐसे बोल जाते हैं ना, जो मेरे को लगता है यार ऐसे प्लेयर भी जरूरी है। वो उसमें मुझे एटीट्यूड था, मुझे मतलब मेरे जैसा, मुझे उसमें फाइटर था वो। चलो, तो ऐसे बातें हुई काफ़ी और प्लेयर्स के बारे में भी, विच आई कांट नेचुरली, ठीक है। वी आर नॉट रिकॉर्डिंग एनीथिंग और टॉकिंग। फिर हमने पिक्चर्स ली, और फिर मुझे कोई 1 साल के बाद धोनी ने साइन करके मेरी पिक्चर्स भेजी। ही ऑटोग्राफ्ड एंड सेंट मी 2 पिक्चर्स, मेरी और धोनी की, धोनी और मेरी वाइफ की। दैट इज अच्छा। नाइस ऑफ दिस पर्सन। हाँ, मेरे पर रखी हुई है मेरे घर में। ही सेंट मी 2 पिक्चर्स ऑटोग्राफ्ड, MS धोनी ऐसे करके। और मैंने ना मोबाइल नंबर पूछा, ना उस ऑफिसर से पूछा कभी, यार धोनी का नंबर दे दो मैं बात करें। मैं कहा फेमस आदमी है, किस लिए। ऐसे ही मैं सदगुरु को भी मिला हूँ, 2-2.5 घंटे सदगुरु के साथ भी ऐसे ही बैठा हूँ, जैसे आपके साथ बैठा हूँ। हाँ हाँ, हाँ, क्या बात हुई सदगुरु जी से? सदगुरु जी के साथ भी यही इधर उधर की बातें, उनका पैशन, उनका ये वो। बेहतरीन सर, आई एम हाँ। वेरी प्रिविलेज्ड टू होस्ट यू। हाँ, थैंक यू, आई एम ऑल्सो प्रिविलेज्ड टू बी ऑन योर शो। मेरे को नहीं, मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करके। मेरे मैं को बहुत लगता है- एक्ट्रेस वगैरह एक्ट्रेसेस से मिला हूँ, फिर और बट मैं कभी एनामर्ड नहीं होता, कोई मेरे क्यों? पीछे बैठा ये- नहीं ये- होता। मैं ये अपने आप सर- को मानता हूँ कि यार मैं, मेरे को 2-3 कुछ ही लोग हैं जो, जिनको मैं एक्चुअली आइडलाइज करता हूँ। कौन है? और उनसे मिल चुका हूँ आ बहुत जाइए, अच्छे कौन से। है? जावेद अख्तर, उनके साथ 2 घंटे उनके घर गया, ही इनवाइटेड करेक्ट, मी, आपका लिटरेचर कनेक्ट आ गया और इधर। कनेक्ट आ गया। उनके स्टडी रूम को देख के मुझे मेरा स्टडी रूम, और आई सैट इन स्टडी रूम, उनके बॉम्बे गए, उनके घर गया मैं। बता दो उनका स्टडी रूम डिस्क्राइब कर दो एक बार। वो यहाँ फिल्म फेयर अवार्ड रखे हैं सारे, हाँ। उनके और शबाना मैडम के। किताबें ही किताबें पढ़ी हैं, टेबल पे किताबें, यहाँ किताबें, वहाँ किताबें, और मतलब थोड़ा केओटिक, थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड, जैसा ऐसा मेरा स्टडी है। यू मस्ट कम वन डे एंड सी माई स्टडी ऑल्सो। खूब बातें हुई उनके साथ भी, उनको मैंने पुरानी बातें याद दिलाई, उनकी पिक्चरों की, उनकी ये वो। तो यू आर सरप्राइज एन आर्मी जनरल सो मच इन टू पोएट्री एंड दिस। और उनके लिए मैं एक बहुत बढ़िया शॉल लेके गया था ले से, विच आई गिफ्टेड टू जावेद साहब। ठीक है। वो मेरे लिए बहुत अच्छा मौका था। अमिताभ बच्चन को एक बार मिला, आई कंसिडर हिम रियली समथिंग ग्रेट इन ऑल एस्पेक्ट्स, बट वो बहुत पुरानी बात होगी, अभी मिलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एंड बाकी तो आते हैं एक्टर कईयों से, आई डोंट गेट इम्प्रेस्ड। बट सर ये बात बताइए, जैसे इवन आई मीन इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ हीरो वर्शिप को जैसे भक्ति है, भक्ति मानी जाती है कि यार मेजर जनरल यशमोर को मैं भक्त मानूंगा, कि मैं भक्त हूँ यशमोर जी का, है ना। और बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ है, क्रिकेटर्स है, ये है वो, जिनकी भक्ति बड़ी होती है। अब पता ही नहीं हमें उनकी कहानी, कि वो सही में ऐसे इंसान है, कि वो क्या है। विच इज़ व्हाई लॉट ऑफ पीपल से यू शुड नॉट मीट योर हीरोज, शुड नॉट मीट योर आइडल्स। हमारे कोई हीरो ही नहीं है, हम तो ठीक है। आई लाइक फ्यू पीपल, आई कंसिडर देम। ये तो मैंने, ये मेरे पता नहीं क्यों मन में बचपन से है, मैं किसी की पूजा अर्चना नहीं कर सकता। हाँ, उसकी 2-3 अच्छी चीज़ लगी, आई विल अप्रिशिएट, आई लाइक। ऐसे धोनी है,
सदगुरु है, और बाबाओं से भी कईयों से मिला हुआ हूँ, उनकी भी उनका फ्रॉडगिरी भी देखता हूँ और उनका चेहरा भी देखता हूँ, तो इट्स ओके, एवरीबडी हैज़ हिज ओन प्लस एंड माइनस। गॉट इट सर। टुवर्ड्स द फैग एंड ऑफ द इंटरव्यू मेरे को आपसे एक तो यूएन के बारे में बात करनी है, और दूसरा ये बात करना है कि थोड़ा सा पर्सनल एंड पे जाएंगे, बट पहले यूएन वाले एंड पे क्लोज करते हैं। यूएन का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका इन टर्म्स ऑफ यू सॉ लॉट ऑफ पॉवर्टी इन अफ्रीका एज वेल, कुछ उसके बारे में बता दो आप। वो भी वो एक साल जो मैंने गुजारा ना, वो भी मेरी लाइफ का ना चेंज किया, मेरी ज़िंदगी, मेरी सोच को। पहली बात तो ये कि मेरा यूएन के लिए इंटरव्यू आना दीपक एक कमाल था, बिकॉज यूएन में ऐसे नहीं जाते, सिलेक्शन होता है, एक पोस्ट के लिए 4 ऑफिसर्स 5 ऑफिसर्स को बुलाया जाता है, उनमें इंटरव्यू होता है, 3-4 लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह बैठे होते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, इट इज़ लाइक एन प्रॉपर एसएसबी इंटरव्यू या यूपीएससी इंटरव्यू, और फिर वो डिसाइड करते हैं किसको जाना है। तो मेरा इंटरव्यू के लिए कॉल आना तब 1993 में शोड कि भाई आई वॉज इन द टॉप मेरिट इन माई बैच, सो दैट फीलिंग वॉज इनक्रेडिबल। तो एक ये लाइफ चेंजिंग था कि भाई हम हैं, भाई फौज में हमारा नाम है, एज अ कैप्टन नहीं हमारा नाम हो गया था कि भाई मैं यूएन में गया। दूसरी चीज़, मैं पहली बार फ्लाइट में बैठा, कमर्शियल फ्लाइट में, जब मैं विदेश गया। क्या बात कर रहे हो? हाँ, कौन सी फ्लाइट थी? और थी लुफ्थांसा। लुफ्थांसा। और क्या फ्लाइट थी, जर्मन एयर होस्टेस, जर्मन एयरक्राफ्ट, तब भी उनके आगे। कौन से साल में था ये? 1993, जून 1993। एंड दे हैड दैट, आपके मॉनिटर थे सामने, पिक्चरें देख सकते थे, हाँ। और वो इमेजेस कि आप फ्लाई कहाँ कर रहे हो, आपका एयरक्राफ्ट कहाँ है, सारा मैप। मैं सोया नहीं, और सीधे हम लैंड करे पेरिस। दीपक सोचो, यहाँ से गर्मी दिल्ली की, और यूनिट थी मेरी बबीना में, झांसी के पास, गांव का रहने वाला इंसान, और उसको बैठा दिया लुफ्थांसा में, उतार दिया पेरिस। आप सोचो कैसा था, कैसा था एक्सपीरियंस, कैसा फ्लाइट एक्सपीरियंस बता दो। फ्लाइट एक्सपीरियंस, अच्छा मुझे, हमें शर्म आई यार, हम गांव के रहने वाले। तो मेरे साथ एक था कैप्टन, वो थोड़ा बहुत उसकी फैमिली में विदेश वगैरह जा चुके, थोड़ा सा अच्छे उससे थे। उसने, वो आई एयर होस्टेस, जर्मन, ब्यूटीफुल गर्ल्स, सर व्हाट वी लाइक टू हैव। तो मैंने कहा वाटर, अपने को इसके आगे समझ नहीं आया मैडम से क्या पूछें। वो कहता बेवकूफ़ है तू, ये इंटरनेशनल फ़्लाइट है। मैंने कहा क्या करें? कहता मांग ले कुछ यार इससे। मैं क्या? कहता बियर, विस्की। मैंने कहा सच में? कहता हाँ। तो उसने बोला गेट मी बियर। मैंने कहा गेट मी ऑल्सो बियर। वो ले आई, वो बढ़िया, हमने पहली बार कैंड बियर पी ज़िंदगी में। मैं कहा बड़ी अच्छी चीज़ है। मैं कहा गेट वन मोर। फिर वो कहता है यार तू क्या बियर पी रहा है? दूसरा कहता है ब्लैक लेबल पी। मैंने कहा नहीं यार, बॉटल भी नहीं देखी। कहता अभी ओए सर के लिए ले आओ जरा ब्लैक लेबल। हमने बियर पी, मैंने कहा अरे तो कमाल है। तो ये हुआ बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस यार, ज़बरदस्त एयरक्राफ्ट। पहुंच गए, इसका मतलब हमने कहा ज़िंदगी में कुछ अच्छे काम किए, ये हमें मिल गया, अपने कर्मों का फल मिल रहा है जो अच्छा काम किया फ़ौज में। पेरिस पहुंचे, कैन यू बिलीव, हम एयरपोर्ट पे पहुंच गए, गवाचे। हमारी शाम को फ़्लाइट थी, सुबह हम पहुंच गए मापुटो के लिए, अफ्रीका, पूरा अफ्रीका जाना वहाँ से। वो बोले सर आपकी फ़्लाइट तो आज है ही नहीं। कहाँ पहुँच गए? उस समय ना वो टिकट लीव्स में होती थी, कोई कंप्यूटर नहीं आया था कि जी आपकी PNR हो गया जी और टिकट, नो कुछ नहीं। वो पेरिस में वो कहता जी आपकी तो फ़्लाइट बुधवार की रात को है। और ये आप कब पहुँचे? अब संडे को। संडे पहुँचे? हाँ, संडे को सुबह। और बुधवार को फ्लाइट है? बुधवार को फ्लाइट। 3 दिन बाद? 3 दिन बाद। हमने कहा अब क्या करें? कहते सर हमें क्या पता। कहती तो फ्लाइट तो पहले होती थी संडे की शाम को, हाँ। कई महीने पहले, अब तो बुधवार को जाती है। वीकली एक फ्लाइट है वीक में। अच्छा। जो पेरिस से तो ये बात आपको पता नहीं थी? नहीं, किसी को नहीं पता थी हमारे ग्रुप में। हम 8 कैप्टन थे, 3 मेजर थे। तो मेजर थोड़े सीनियर थे एक उनमें से। कहते यार गाइज नो प्रॉब्लम, लेट्स गो एंड सी पेरिस। हमने पेरिस का ना वीज़ा पहले लगवा लिया था कि दिन दिन में घूम के आएंगे, ईफिल टावर जाके आ जाएंगे। अब हमें यहाँ से हम $500 लेके गए हुए, वो $500 हम ऐसे संभाल के रख रहे कि ज़िंदगी $500 में, साले कहीं गिर ना जाए, कुछ हो ना जाए। पासपोर्ट पे भी स्टैंप लगाया हुआ $500 ये हुआ। फिर वहाँ पे हम कहें हम कैसे जाएं यार? तो हमारे साथ एक मेजर थे, उन्होंने ना इंडियन एम्बेसी का कहीं नंबर निकाला, यूएन को, वहीं एयरपोर्ट नहीं के एयरलाइन के, कि भी हमारी बात कराओ, यूएन हेडक्वार्टर बात कराओ, ये वो। 2-3 घंटे में एयरपोर्ट पे ग्वाचों की तरह घूमते रहे, क्या करें क्या करें। किसकी तरह घूमते रहे? ग्वाचे जैसे होते। ग्वाचे क्या होते हैं? लॉस्ट कुछ पता ही नहीं जी। अच्छा ठीक है, ग्वाचे पंजाबी में कहते हैं ग्वाचे ना। अच्छा ग्वाचे बोलते हैं? हाँ ग्वाचे की, इसको कोई पता नहीं कहाँ जाना है। तो हमने कहा भाई ठीक है, 2-3 सीनियर ऑफिसर थे, डिसाइड करेंगे। तो उन्होंने बात की एम्बेसी में। एम्बेसी वाले कहते हैं यार तुम तो यूएन के उस पे हो और यहाँ तो कोई जगह नहीं हमारे पास रहने के लिए, आप चले जाओ कहीं किसी होटल वगैरह में। बट अब कैसे चले जाएं होटल में, हमें क्या पता, इतना बड़ा शहर, कहाँ जाएं, कितने पैसे मांगे, कुछ आइडिया नहीं है। फिर हमने यूएन हेडक्वार्टर में बात की हमारे, उन्होंने बोला भाई ऐसे ऐसे हम इंडिया से आए हैं,
हम 11 अफसर हैं, हमने जाना है अफ्रीका मोज़ाम्बिक और हमारी फ़्लाइट 3 दिन के लिए हमें यहाँ रुकना है। तो बोला गो एंड स्टे इन अ होटल। तो क्या मतलब गो एंड, हम ये पूछ रहे थे कोई पैसे वैसे मिलेंगे ऐसे ही? भारत से तो आ लिए हाँ, यहाँ पर UN के उसे कहता है यू आर नाउ ए UN एम्प्लॉय, आप चिंता मत करो। ये UN का उसने कैलकुलेट किया, बोला यहाँ $250-300 मिलेंगे रोज के, गो एंड स्टे इन अ गुड होटल। अच्छा, क्या अभी बात है। हमें ये भी डाइजेस्ट ना हो कि यार सच में ऐसा होगा कि कल को ये पैसे मिल जाएंगे हमारे को। हमने हाँ। कहा ऐसे करो कोई सस्ता सा होटल ढूंढ लो। तो मुझे अभी भी होटल का नाम है होटल ड्यू ग्लोब, बिल्कुल ईफिल टावर के पास, छोटा सा होटल। तो वहाँ हम 2-2 3-3 एक कमरे में चले गए। और वो इसलिए किया क्योंकि पता नहीं था पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे। हाँ, ये भरोसा नहीं था हाँ। कि आएंगे नहीं आएंगे। फिर हमने ना दीपक 3 दिन हम सोए नहीं यार, 2-3 घंटे सोते, सारा दिन पेरिस घूमते पैदल, और उनकी मेट्रो सिस्टम, उनका वो दोज वर अमेजिंग डेज ऑफ माय लाइफ टू सी पेरिस लाइक दिस। क्या दुनिया है, क्या अलग फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। वहाँ से फिर अफ्रीका पहुँचे तो गरीबी, भूखमरी अलग ही। फिर हम बुधवार को पहुँच गए, और वो पूरा मैंने अपना पेरिस का मेरा एक्सपीरियंस ना, मैंने अपने यूनिट ऑफिसर्स को एक 4-5 पेज की चिट्ठी लिख के उनको मोटिवेट करने के लिए मैंने लिखा कि बेवकूफ़ो देखो मैं पेरिस में कहाँ घूम रहा था। क्या बेवकूफ़ी को क्या बोलते हैं पंजाबी में? खोतिया? पंजाबी में है, खोतिया बोलते हैं। खोता बोल दिया या ऐसे पता नहीं, जो भी कंजर कह दिया, जो भी कहते हैं ऐसे। हाँ। तो मैंने कहा देखो लाइफ कैसे चेंज होती है, मैं पेरिस में घूम रहा हूँ और पेरिस में क्या क्या देखा हमने, एन इवनिंग इन पेरिस। और तो ये है पेरिस का एक्सपीरियंस। फिर UN में गए, UN में बहुत चैलेंजिंग था, और वहाँ हमने ना दीपक बहुत अच्छा काम किया, बहुत नाम कमाया देश के लिए। लोग मानते थे हमको कि यार ये इंडियन ऑफिसर्स ना बहुत प्रोफेशनल है, इंडियन सोल्जर्स बहुत अच्छे हैं, और नेकी भी करते हैं, काम भी अच्छा करते हैं। वहाँ हमने ना मतलब ये मन में हमेशा फ़क्र रहता था यार हम इंडिया के एम्बेसडर हैं भाई, यहाँ कोई ऐसा काम नहीं करना, ओछा काम नहीं करना यहाँ। और जवानों पे भी मेरी क्या यही काम? नज़र, ओछा काम, ओछा? ओछा मतलब गलत काम नहीं करना चाहिए। जैसे कोई कहे यार ये देखो इंडियंस ऐसे कर रहे हैं ये वो। तो बहुत अपने कंडक्ट को और बहुत अच्छा काम किया UN में। आई वॉज द प्रोवोस्ट मार्शल ऑफ द मिशन, दैट इज़ लाइक अ मिलिट्री पुलिस ऑफिसर, बिना कोई ट्रेनिंग नहीं। अब वहाँ मिलिट्री पुलिस संभाल रहे थे हम पूरे कंट्री की। हाँ। तो बहुत घूमने का मौका मिला वहाँ, बहुत ट्रैवल किया, अफ्रीका पूरा घूमा, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे गए, क्रूगर नेशनल पार्क गए, विक्टोरिया फॉल्स गए, और मतलब वो एक साल ना बट क्या देखा अफ्रीका में? अफ्रीका में वाइल्ड लाइफ देखी, लोगों से मिले, अफ्रीकन लोगों से मिले, वहाँ की ज़मीन, वहाँ के हालात देखे। गरीबी? बहुत गरीबी, अथक गरीबी। तो वहाँ आप क्या काम कर रहे थे वहाँ पे? You went there as a UN peacekeeper गए हम थे। तो मेरा रोल, मैं हेडक्वार्टर में था। जैसे यहाँ आर्मी हेडक्वार्टर है, वैसे जो UN का हेडक्वार्टर था मोज़ाम्बिक में, उस हेडक्वार्टर के अंदर मेरा अपना ऑफिस था, जिसमें लिखा था बाहर कैप्टन यश मोर प्रोवोस्ट मार्शल। मेरे को गाड़ी दे रखी थी, लैपटॉप कंप्यूटर दिया उन्होंने, सब कुछ। और कहीं भी मैंने जाना होता, मेरे को कुछ घंटों में एयरक्राफ्ट आ सकता था कि मैंने वहाँ जाना, वहाँ कहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, UN कहीं पंगा हो गया, तो बोलते कैप्टन हियर गो ओके। मैं एक रिक्वेजिशन भरता था, अगले दिन जहाज़ तैयार होता था, गए जहाज़ में बैठे, लगाया चश्मा और 1000 किलोमीटर चले गए। और फिर वहाँ रुकना है या वापस आना है, ऐसे अकॉर्डिंगली हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट। वहाँ मैं लेयर जेट में फ्लाई किया मैंने, जो ये रिच लोगों का अपना जहाज़ होता है लेयर जेट, जिसमें 6-7 VIP बैठते हैं। Correct. उसमें भी फ्लाई किया मैंने। तो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा वहाँ, बहुत घूमे वहाँ पे। तो वहाँ फिर वो लाइक UN peacekeeper, लाइक व्हाट इज दी मेरे क्या है कि वहाँ पे लड़ाई हो गई है, हाँ, दो फोर्सेस के बीच में, हाँ। और दोनों थक चुके हैं लड़के। अब कहते हैं UN वाले समझौता आ कर जाओ, लो। समझौता हमारा हो गया, आप यहाँ हमारा इलेक्शन करा दो, हमारी गरीबी दूर कर दो, हमारे रोड ठीक ठाक करवा दो, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म कर दो कि लोग वोट कर सके और इलेक्शन हो सके। ऐसा मोटे तौर पे था। एंड यू वर देयर इन अफ्रीका फॉर हाउ लॉन्ग? फॉर अ ईयर, 1 ईयर, फुल अच्छा। 1 ईयर। हाँ, बहुत अच्छा 30-35 देशों के लोगों के साथ काम किया। डेवलप्ड वर्ल्ड की आर्मीज के साथ भी काम किया, अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड की आर्मीज के साथ भी। क्या फ़र्क है दोनों में? फ़र्क है, उनके कल्चर अलग है, उनके जो ऑफिसर जवानों में जो फ़र्क है, जो हमारे यहाँ वहाँ नहीं है। उनका काम करने का तरीका अलग है, उनके बहुत कुछ मैंने सीखा वहाँ, और वो मैंने इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में। रिलैक्स रहो, चिल रहो, काम में मतलब रखो, और फालतू की चीज़ों में मत टाइम वेस्ट करो। और फिज़िकल फिटनेस का मैंने वहाँ सीखा, एनीवेयर एनी टाइम फिटनेस, ये मेरा स्लोगन है कि यार अगर सुबह नहीं उठ पाए तो दोपहर को दौड़ ले भाई, दोपहर को नहीं तो रात को दौड़ ले,
करो ना सही। तो वहाँ मैं देखता था ये अंग्रेज जो होते थे दूसरे कंट्रीज़ के ऑफिसर्स, 2 घंटे की हमारी लंच ब्रेक होती थी। तो हमारा ऑफिस जैसे 8 से ऑफिस चले जाते थे, 12 बजे ब्रेक हो जाती थी, फिर 2 बजे दोबारा लगता था। तो हम घर आ जाते थे वापस, घर हमारा नज़दीक था, 3-4 ऑफिसर रहते थे, तो हम तो दाल चावल वगैरह बना के 1-2 जने तो सो जाते थे रोज़ खा के। और मैं देखता ये कुछ छोटा मोटा खाया इन्होंने ऑफिस से, ये वहाँ शॉवर किया, ये निक्कर पहन के निकल गए बीच पे दौड़ने, 1 घंटे में पसीना पसीना आया, फिर नहा धो के फिर ऑफिस में अंग्रेज। और हम लोग जो है जमाइयाँ लेके पहुँच रहे ऑफिस में, यार अभी चाय ले आओ यार, ये दोपहर के बाद हमारी क्या हालत हो जाती है। तो वहाँ मैंने सीखा कि यार फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए कोई टाइम नहीं होता है, जब मौका मिले अपने आप को। फिर हमने वहाँ हाफ मैराथन दौड़ी मैंने पहली बार वहाँ पे, और बहुत बीच पे दौड़ने का शौक़ हुआ मेरे को, बहुत रनिंग करी बीच पे, और बहुत कुछ देखा ज़िंदगी में वहाँ। दैट वाज, और ये किसी पॉडकास्ट में डिस्कस नहीं बेहतरीन किया। बेहतरीन यूनाइटेड नेशंस मैंने कहीं डिस्कस नहीं किया। बेहतरीन। और फोटो भेजूंगा आपको, बिल्कुल UN सर, की देखना, आप भेजना, हम लगा देंगे इधर जब आप बात कर रहे हो। यशमोर कैसे छाए हुए थे वहाँ। बिल्कुल 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 सर, आप भेज देना, हम लगा देंगे इधर। सर एक तो ये है कि लॉट ऑफ पीपल primarily say that India is a developing country, India is a poor country, we're trying to develop the country, ये वो, और बहुत डेवलपमेंट हुआ है। मतलब मैं 28 साल का हूँ, आई एम 96 बॉर्न, मैंने देखा है खुद, मैं सोशल मीडिया ये वो बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ है। एंड इवन इन इंडिया राइट, इट इज़ स्टिल डेवलपिंग। आपने बहुत क्लोज क्वार्टर से सॉर्ट ऑफ इंडिया को डेवलप होते हुए देखा है, फ्रॉम वेयर इट वॉज नथिंग, सोने की चिड़िया बोलते थे, टू नाउ actually becoming Sona, where people are actually betting on India, invest in India चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, right? एक तो American army is supposed to be a very strong army, one of the strongest, probably the strongest in the world, you would say. Yeah. मतलब what will it take for us to reach there? What will it take for us to surpass that probably? पहली बात तो दीपक, ये आज सोचना भी गलत है। Okay. ये सोचना कि हम अमेरिकन आर्मी की तरह बनेंगे, नहीं, टॉप आर्मी ऑफ द वर्ल्ड, गलत है, वो गलत है। Okay. देखो बिल्कुल, मैं आर्मी में रहते हुए बात कहता हूँ, हमारे सोशल डायनामिक्स देखो ना। Okay. इस देश में यार, जहाँ हेल्थ का सिस्टम, क्या आपने कोविड में देख लिया, हमारी एजुकेशन का क्या हाल है आपको पता ही है, और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है, कितना हमें करना है। जिस देश में 20 से 30% लोग अथक गरीबी में हो, जहाँ मनरेगा जैसे स्कीम के ऊपर जो है हमारे लोग डिपेंड करें कि 100 दिन का रोज़गार मिल जाए, एक पावरफुल कंट्री के बारे में आज सोचना क्राइम है। पहले हमें सोचना चाहिए कि लोगों को खुश कैसे करें, पहले बेसिक नीड्स तो दे दो यार। सोशल सिक्योरिटी क्या है, अमेरिका वहाँ पहुँचा है क्योंकि वहाँ लाइफ अलग है, वहाँ $20.50 पर घंटा मिनिमम वेजेस हैं। वहाँ कोई देखा, बहुत कम लोग गरीब हैं, बट बहुत कम है। हमारे आप जाके देखो कितने लाखों बच्चे हमारे अमेरिका, कनाडा, डोंकी रूट से रशिया में लड़ाई करने में कोई हमारे, प्लीज़ ये नैरेटिव फॉल्स नैरेटिव है ये। वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो फॉर आवर कंट्री टू गो। और कुछ ही दिन पहले मैं एक क्लास के अंदर कह रहा था कि ये सुपर पावर बनने का मत देखो यार सपना, अब पहले एक सोशल सिक्योर नेशन बनो, जिसमें धर्म के नाम पर आज छुआछूत पे हम कल जैसलमेर में एक बच्चे ने या अलवर में बाल्टी को हाथ लगा दिया, उसको कूट दिया कि वो छोटी जात का है। यार कितना इस देश के अंदर फॉल्ट लाइंस हैं, कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, कम्युनिटीज़ के नाम पे। वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो दीपक। आई एम नॉट ट्राइंग टू पंचर योर एंथुजियाज्म। मैं बहुत पैट्रियोटिक इंडियन और मुझे बहुत मज़ा आता है देश की तरक्की देख के, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ कि जी रफ़ेल ले लो, फलाना ले लो, हम फोड़ेंगे। किसको फोड़ोगे यार तुम? पहले सो फॉर आवर कंट्री नेक्स्ट 30-40 ईयर्स मस्ट बी इनवर्ड लुकिंग। पहले अपने बंदरगाह बनाओ, अपने एयरपोर्ट बनाओ, अपना जिस दिन गाँव का स्कूल, गाँव चले जाना अभी राजस्थान नोखा मंडी में, जिस दिन गाँव के प्राइमरी स्कूल में DCSP का बच्चा पढ़ने लग जाए, उस दिन पहुँच गए हम, विश्वगुरु बन गए। जिस दिन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में गाँव के आपको एक्सरे लग गया और 3 डॉक्टर बैठे हुए हैं, फर्स्ट क्लास फैसिलिटी है, पहुंच गए हम। कहाँ हैं यार हम? गांव की क्या है बालकों की हालत यार? सो प्लीज़ वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। ये इस रेटोरिक में हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ, सबने काम किया है। पंडित नेहरू ग्रेट लीडर, इन्होंने भारत को बनाया। उसके बाद
जो भी आया, जो भी, इंक्लूडिंग प्रेजेंट गवर्नमेंट, हम तो किसी की ना बुराई करते ना किसी को सर पे बैठाते, हर एक ने काम किया इस देश को बनाने में। तो इसका मतलब हमें बहुत, अभी आप सब ने, आपकी जनरेशन ने बहुत काम करना है, बहुत मेहनत करनी है। जॉब्स कहाँ हैं यार? जॉब की इतनी ख़राब कंडीशन कभी नहीं थी 40 साल में जो आज अनएम्प्लॉयमेंट है। लाखों बच्चे जो है गल्फ़ एरियाज़ में उधर जाने के लिए तैयार हैं यार, पैसे दे के। कोई यूक्रेन जा रहा है, कोई रशिया जा रहा है, कोई इजराइल जा रहा है, कोई इजराइल में भी नौकरी करने के लिए तैयार बैठेंगे, मर जाएंगे कोई बात नहीं यार, नौकरी दे दो। सो ऊपर से आपके ये, तो वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, आई एम सॉरी टू से दिस, बट सोशल सिक्योरिटी में अभी हमने बहुत काम करना है, बहुत काम करना है। And very rightly pointed out by you, because I'm glad you're talking about this so transparently. क्योंकि also what can an individual, एक individual alone इंसान, because एक तो ये है कि ऊपर से ये आ जाए कि आपको ये करना है तो आप ये कर लोगे, बट चेंज तभी आता है जब आप खुद इंटरनली देखते हो और बोलते हो कि हाँ चलो ठीक है, अब ये सही नहीं लग रहा मेरे को, इसको ठीक करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हर इंडिविजुअल ऐसा सोचने लग जाए, देन वी कैन बिकम अ नेशन दैट वी कैन बी प्राउड ऑफ। नाउ व्हाट कैन वी डू एज इंडिविजुअल्स, और जो जनता जो देख रही है इंडिविजुअली, व्हाट कैन बी द एफर्ट्स कि हाँ चलो ये करने से देन वी कैन थिंक ऑफ बिकमिंग दैट। इंडिविजुअल को सबसे पहले उठते ही ना हाथ छाती पे रख के बोलना चाहिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम तो वी द हिंदू, हिंदू में वी द जाट, वी द राजपूत, वी द गुज्जर, वी द ब्राह्मण, वी द कायस्थ। हमारे तो माइंड इतने घरों में यार डिवाइडेड है, ऊपर से हम कम्युनिटीज़ में इतना बुरी तरीके से डिवाइडेड है। इतना मैंने कभी नहीं देखा यार। हम जिस सदी में पले हैं ना, जो पिक्चरें आती थी, जब लास्ट में खान चाचा आता था वो लड़की को बचा लेता था, या सरदार आता था। आज क्या क्या हमारे देश के अंदर नैरेटिव प्ले करते हैं माइनॉरिटीज़ को लेके। तो वी मस्ट स्टार्ट रियलाइजिंग वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि अगर भारत से प्यार करते हो ना, कृपया करके जो भारत में पैदा हो सबसे प्यार करके दिखाओ यार मेरे को। इसीलिए मेरी कुर्सी के पास तिरंगा रहता है। मैं तो रोज़ ये बातें करता हूँ अपने पॉडकास्ट में, अपने रोज़ इसके अंदर, कि यार देश तब चलेगा ये दीपक जब सब हाथ बढ़ के, ये नहीं होता 20% को आप पीछे छोड़ दो 80% चांद पे पहुँच जाएंगे, नहीं होगा। क्योंकि ये जो माहौल है जिसमें हम मी वर्सेस यू, मी वर्सेस देम, अस वर्सेस देम का जो नैरेटिव है बहुत खतरनाक है। रिजर्वेशन पे सब तो रिजर्वेशन के लड़ रहे हैं यार, सबको रिजर्वेशन चाहिए, प्रोमिनेंट कास्ट को भी रिजर्वेशन चाहिए देश के अंदर। सरकारी नौकरियों पर हम जो है, आप देख लो, एक अभी 10-12 हज़ार पुलिस की भर्तियां थी यूपी में, मेरे ख्याल 40-50 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। क्या है यार ये? MA PhD MTech तो चपरासी बनने के लिए तैयार है यार। तो वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। सबसे ज़रूरी जो नैरेटिव हमने 60-70 के दशक में बनाया, एकता में अनेकता, हम सब एक हैं, एक फूल के वो हैं, हम तो उसमें उस दौर में पले जहाँ गाने कैसे मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा देश ये, क्या यार, वो वहाँ से कहाँ पहुँच गए हम। तो ये मुझे खतरा लगता है सोशल मीडिया से, और जो डिवीज़न मैं क्लियर कट देखता जा रहा हूँ इसके अंदर, ये झंडा लेके नारेबाजी, नो वी नीड। तो आज का यूथ क्या कर सकता है? सबसे पहले सेकुलर इंडियन बन जाओ यार। सबसे पहले झंडे के तले जो भी है उसकी लोगों की हिफाजत करना शुरू करो, लोगों को रेस्पेक्ट करना शुरू करो, लोगों को प्यार देना शुरू करो। मैंने सारी उम्र ये किया, पंजाब में रहा, लद्दाख में रहा, कश्मीर में रहा, मेरे मन में ज़ीरो हेट है किसी के लिए, है ही नहीं। मुझे नहीं कोई मस्जिद देख के हेट होती, गुरुद्वारा देख के, चर्च देख के, क्यों नहीं होती? क्योंकि मेरे माइंड की कंडीशनिंग ऐसी हुई है, मेरा माइंड ऐसे कंडीशनड है। आज देखो कैसे नैरेटिव आते हैं त्यौहार पे, खतरा लगता है जब त्यौहार आता है यार, क्या होगा आज, कहाँ कुछ होगा। तो वी नीड टू बी, जो हमारे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिन लोगों ने इस देश को खड़ा किया, जब क्या था अंग्रेज, जब लूट के चले गए अंग्रेज हमको यार, लूट के खोखला करके चले गए, तब कहाँ से हम कहाँ निकले? किसी ने मौका नहीं दिया भारत को। लोगों ने कहा खत्म हो जाएगा देश। 10 से 20 मिलियन टन अनाज हम दीपक इंपोर्ट करते थे। इंपोर्ट, आपकी जनरेशन को पता नहीं, अपने फादर से, मदर से पूछना, दादाजी से पूछना क्या हालत थी। अकाल पड़ते थे यहाँ, अकाल, बारिश नहीं होती थी, और जब समुद्री जहाज लग जाते थे बंदरगाह में, तब अनाज आता था तो लोगों का पेट भरता। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, फिर वाइट रेवोल्यूशन आया, कैसे IITs बनी, एम्स बने, PSUs बने, एटॉमिक पे भी काम किया, स्पेस पे भी काम किया, कितना काम हुआ यार इस देश में। वही हमने रफ्तार से आगे बढ़ना है। पॉलिटिक्स डेंजरस है, कहाँ ले जाए पता नहीं, लेकिन आप और मैं तो यंग लोग हैं यार,
मैं तो आप अपने आप को आपकी पीढ़ी में मानता हूँ। तो वी हैव टू प्रोटेक्ट द इथॉस ऑफ दिस, द बेसिक जो देश की नींव है वो सेकुलरिज्म पे, प्लूरलिज्म पे है। जो यहाँ पैदा हुआ है यहीं का है, कहीं नहीं आप उसको भेज सकते, और उसको हमें मेन धारा में लाना ही पड़ेगा, और उसका भी उतना ही ख्याल रखना पड़ेगा जितना सबका है। तो ये होगा, देन नोबडी कैन स्टॉप इंडिया। 142 करोड़ लोग कौन रोक सकता है? वी विल फाइंड आवर प्लेस। हम यूएन में भी आएंगे, सब कुछ होगा, बट उसमें वक्त लगेगा। और वक्त क्या है? बेसिकली सोशल सिक्योरिटी बढ़ानी है, बेसिकली जॉब्स क्रिएट करने हैं, हेल्थ क्रिएट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, उस पर पैसा लगाना है। फौज वगैरह संभाल लेगी जैसा है हमारे पास अभी, उसमें ज़्यादा मैं उनमें नहीं हूँ कि जी सबसे लेटेस्ट हथियार खरीद लो। क्यों? वी आर द लार्जेस्ट बायर ऑफ वेपन्स इन द वर्ल्ड टुडे यार। वी आर द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेपन्स दीपक दुनिया में। बट वेयर आर वी इन पर कैपिटा इनकम इन द वर्ल्ड? वेयर आर वी इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? कहाँ हैं हम? तो वी हैव अ लॉन्ग वे टू कैच अप। पॉपुलेशन ज़्यादा है, मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के पास, हमारी ब्यूरोक्रेसी के पास। तो वी हैव टू फेस दिस चैलेंजेस। तो मेरी तो ये धारणा है भाई, मैं तो मेरे में इसमें कोई दो राय नहीं है मेरी सोच में। वंडरफुल वंडरफुल। आई थिंक सर बहुत डिटेल्ड, बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में हमने चर्चा करी है। एंड कहीं ना कहीं सर हमें भी यही बोला गया है, मैं कलकत्ता रहा 24 साल, फिर मैं यूके गया, यूके में लाइफ देखा कैसा है क्या है, फिर मैं बॉम्बे आया। एक तो कलकत्ता, यूके और बॉम्बे तीनों अलग अलग बिल्कुल अलग डाइवर्सिटी है। फर्स्ट टाइम मैं घर से बाहर निकला तो मैं कलकत्ता से बाहर निकला, सीधा यूके चला गया। तो समझ में ही नहीं आया कि ये क्या दुनिया है। और मैं अकेले रह रहा था 3 और लोगों के साथ, 3 और मेरे रूममेट्स थे, फ्लैटमेट्स थे। तो वहाँ की, अब मैं वहाँ पे पार्ट टाइम काम कर रहा था, तो वहाँ पे मेरे को वेज मिल रहे थे 13.5 पाउंड पर आवर। मतलब आप इंटू 100 कर लो तो 1350 रुपये पर घंटे, और 20 घंटे काम कर रहा था। तो 26,000 27,000 रुपये तो हफ्ते के मिल रहे थे मेरे को। और यहाँ हमारा लेबर 700 रुपये में काम करता है, और जो बिल्डिंग बनाता है कॉन्ट्रैक्टर महीने का, वो महीने 700 रुपये रोज के। हाँ, तो आप समझ लो कितने हो गए, 20,000 रुपये हो गए। तो हमारी विषमता क्यों है दीपक? मैं तो रोज समझाता हूँ ये बात यार। ये कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार तो अरबपति बनते जा रहे हैं। इस देश में बिलियनर्स की संख्या डबल हो रही है हर 2-3 साल में। अब वही है ना, गरीब वहीं की वहीं है, क्योंकि हम देते ही नहीं, वेजेस बड़े लो हैं। वो कहता है मैं अब ड्राइवर से कैब में ट्रैवल करो, कितना लेता है साहब? 10-12। मैंने कहा यार कि 10-12 में क्या, छोड़ दे कोई अच्छी नौकरी, सब 10 और खड़े हैं इस नौकरी पे काम करने के लिए। चौकीदार को हम 12,000 रुपये देते हैं यार, इसको भी दे दो 40-50 हज़ार रुपये। लेबर को भी पे कर दो 50-60 हज़ार रुपये, उसके बच्चे भी अच्छे स्कूल में जाए। वो पूरी जिंदगी गला देते हैं लोग मकान बनाने में, अपना मकान नहीं बना सकते यार। इतनी डिस्पैरिटी है इस देश के अंदर। अब वही है ना कि रिच इज गेटिंग रिचर, पुअर इज गेटिंग सो पुअरर। ब्लेटेंट दीपक। अभी तो रिपोर्ट आई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है यार, कि आज़ादी के बाद देश में विषमताएं, रिच और गरीब के बीच में जो फैसला बढ़ गया है 1951 से। अब अमीर अमीर होते जा रहे हैं, महा अमीर। कहां से पैसा तुम इकट्ठा कर रहे हो यार? तुम देते क्यों नहीं? नारायण मूर्ति जी ने अपने पोते को 240 करोड़ के शेयर दे दिए कल कुछ दिन। अरे भाई, तुमने अपने वर्कर्स को क्या पे दी यार? इनमें से उसको 40 दे देते पोते को, 200 करोड़ अपने वर्कर्स को क्यों नहीं अच्छी तनख्वाह दी? क्या तनख्वाह दी आपने उनको? कहते हो यार आप करो 70 घंटे हफ्ते का काम करो, फलाना ढिकड़ा। तो यार हमारे कॉर्पोरेट में भी मिल्क करते हैं हम नौजवानों को, उनकी जिंदगी खत्म कर देते हैं। 16-16 घंटे काम करते हैं। वही कॉर्पोरेट में क्यों जाते हैं लोग अमेरिका में काम करने के लिए, इंग्लैंड में, इधर उधर, जबकि वहाँ ज्यादा काम करना पड़ता है। कल्चर है। कल्चर नहीं, वहाँ पे अच्छी पे मिलती है और बढ़िया वो है, यू फील वेरी हैप्पी। सर कल्चर भी है ना, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल। मेरे कुछ कजन्स हैं जो अमेरिका में काम कर रहे हैं, जो बहुत खुश है इन वॉट एवर दे आर डूइंग। दे आर सो हैप्पी विद देयर वर्क इन टर्म्स ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, इन टर्म्स ऑफ कल्चर। एक तो कल्चर भी है। अब कोई मल्टीनेशनल में, यूएस में जहाँ आप काम कर रहे हो, आपको पता है कि मंडे टू फ्राइडे ही काम होना है। हाँ, मैं वो उस कल्चर की बात कर रहा हूँ जहाँ पे मैं यूके में गया, मेरे को पता है कि मेरे को 20 घंटे काम करने हैं। तो मेरे को पता है कि मैं अगर वीकेंड में नाइट शिफ्ट करूँगा तो उसकी पीक पे है उसका। हाँ, वीकेंड नाइट शिफ्ट। एक तो वीकेंड जहाँ डिमांड ज़्यादा है, तो वहाँ पे अगर आप लेबर को इन्वॉल्व कर रहे हो तो उसकी पे ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा नाइट शिफ्ट। और नाइट शिफ्ट मतलब क्या? सुबह शाम को 8 बजे मेरा काम शुरू होता है और सुबह 6 बजे मेरा काम ख़त्म होता है। और मैं कोई वेयर हाउस में काम कर रहा था, कोई ग्रोसरी स्टोर का वेयर हाउस में, तो मैं -3 डिग्री में काम कर रहा हूँ।
जैकेटें पहन के, ग्लव्स पहन के, कोविड का टाइम था तो मास्क पहन के काम कर रहे थे, सामान उठा के एक जगह डालना, और 10 घंटे यही कर रहे हैं पर डे। तो मेरे को पता है कि एक फिक्स्ड पे है, अगर 27,000 रुपये हफ्ते के मेरे को मिलेंगे तो मेरे को पता है कि मेरे को 1,08,000 रुपये साल महीने के एंड में मिलेंगे, एंड दैट इज पार्ट टाइम जॉब। आप सोच लो, इससे मेरा रेंट भी निकल रहा है, मेरे खर्चे भी निकल रहे हैं, सब कुछ निकल रहे हैं। यहाँ वेजेस आर लो, सबसे बड़ी इन टर्म्स ऑफ यूएस ऑल्सो, व्हेन आई सॉ इवन इन यूके, जो मेरे दोस्त अभी भी काम कर रहे हैं वहाँ पे, वो यही बोलते हैं कि यार मंडे टू फ्राइडे 9 से 5, ये 9 to 5 जो रूल है वो स्ट्रिक्टली फॉलो होता है वेस्टर्न कंट्रीज में। वेदर इन टर्म्स ऑफ 9 बजे अगर आप बोलो तो मंडे को 8:45 बजे लैपटॉप खुलती है, फ्राइडे को 4:45 बजे लैपटॉप बंद होती है, और जो फ्राइडे को 4:45 बजे बंद होती है वो सीधा मंडे को 9:15 बजे खुलती है। और यहाँ प्राइवेट बीच में मतलब अगर आप, मैंने यूनिवर्सिटी टीचर्स को सैटरडे को एक ईमेल लिख दिया था कि मैम, एक तो मैम कुछ नहीं, यहाँ पे फर्स्ट नेम बेसिस चलता है, तो मैंने बोला कि शहनाज, उनका नाम मैंने कहा शहनाज, दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू क्लैरिफाई विथ यू। तो ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, कहती ऑफिस इज शट फॉर सैटरडे एंड संडे, विल गेट बैक टू यू ऑन मंडे। अब बताओ। और यहाँ इसीलिए सरकारी नौकरी चाहिए बच्चों को। सर, एंड ऑल्सो वी आर नॉट ट्राइंग टू डिस आवर कंट्री, मतलब ये नॉट एट ऑल, इट्स अ वेरी पॉजिटिव वे वी आर डिस्कसिंग। हमें ये बातें लाएंगे नहीं तो लोगों को कैसे पता है? मैं तो सारी बातों पे रोज बात करता हूँ, बिकॉज जनता, सर पता नहीं जनता के बारे में ना क्या किस तरह से परसीव कर ले। इट्स माई ड्यूटी टू टेल पीपल दैट we are not trying to diss our country, we live in the country, we love our country. We love our country, we don't want to do that. It's just positive discussion in a very positive light, in good spirits, and I think we just want to impart that education कि कहीं ना कहीं वो ज़रूरी है, ये discussion भी होना। Last few tips from your end to the youth of the country, because आप youth के साथ बहुत उठते बैठते हो, आप public speaking सिखाते भी हो, communication सिखाते हो, leadership सिखाते हो, personality development सिखाते हो। लास्ट फ्यू टिप्स फ्रॉम योर एंड टू द कंट्री, इस कैमरा पे देख के आप बोल दो। सबसे पहली बात तो मैं जो है एक डिजिटल वर्ल्ड के अंदर एक डिजिटल लीडरशिप एकेडमी चलाता हूँ, जहाँ बेसिक कम्युनिकेशन से लेके एडवांस कम्युनिकेशन और जो है एटलीस्ट दो जो ऑफिसर बनना चाहते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री में, यूपीएससी में, गांव देहात से हैं, और आप में फायर है लेकिन आपको तरीका नहीं पता है, तो आप मेरे को अगर फॉलो करोगे यूट्यूब पे या कहीं भी, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ऐसा कुछ मेरे मन में था कि मैंने आप लोगों को वो मैं कर रहा हूँ, उसमें मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत बच्चे फॉलो करते हैं इस चीज़ को देख के। एक करंट अफेयर्स में मैगजीन हम हर 15 दिन में, मैं आपको भेजूंगा, आप मेरी मैगजीन देखना, हर 15 दिन में हम, वो इंटर्न्स हैं, यंग बच्चे वही तैयार करते हैं अंडर में, तो वो हम दे रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है तो बहुत ज़रूरी है डिसिप्लिन, एक बढ़िया रूटीन, एक दिमाग में लर्न, अनलर्न, रीलर्न। कचरा कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उसको डिलीट करते जाओ, नहीं तो दिमाग ख़राब हो जाएगा आपका। प्लीज़ सोशल मीडिया में ये अनफॉलो, अनसब्सक्राइब कोई ऐसे लोग जिनका कोई एक एजेंडा, एक साइड आपको ले जाने का है। आप सेंटर में रहो, अच्छी किताबें पढ़ो, वाइड रीडिंग करो, अलग अलग जॉनर की किताबें पढ़ो, और न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज़रूरी है। टेलीविज़न कर दो बंद, टेलीविज़न बंद कर दो, क्योंकि टीवी हमारा बहुत, मीडिया को थैंक यू वेरी मच करने का टाइम आ गया है। बट न्यूज़पेपर में ये मैंने सिखाया भी है कि पेपर कैसे पढ़ना है, उसमें क्या पढ़ना है आपको। सो मैं हमेशा कहता हूँ अवॉइड 4 C's and P, क्रिकेट, क्राइम, सिनेमा, सेलिब्रिटी एंड पॉलिटिक्स, और अच्छे लोगों की संगति में रहो, अच्छी किताबें पढ़ो, वोकैबुलरी इंप्रूव करो, अपनी बाहर निकलो। ट्रैवलिंग इज़ अ इन्वेस्टमेंट इन लाइफ। अगर गांव में रहते हो, दूसरे गांव तक साइकिल पे चले गए, दौड़ने चले गए, ट्रैकिंग चले गए, दूसरे मज़हब, दूसरी कम्युनिटी के लोगों से दोस्ती करो, उनके जाओ घरों में, मिल के आओ, त्यौहार इकट्ठे मनाओ। मैं तो कहता हूँ त्यौहार से रिलीजन निकाल दो, सारे त्यौहार बढ़िया, छुट्टी का दिन है, मस्ती करो, ईद में मस्ती करो, दिवाली में करो, होली में करो, क्रिसमस में करो, ईस्टर पे करो, क्या प्रॉब्लम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए, एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जहाँ पर कि एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे को सम्मान दें, बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करो, बुज़ुर्गों की इज्जत करो, सबको राम राम करो, नमस्ते करो, घर से निकलते हो तो एक स्माइल के साथ निकलो, और खुश रहो, पॉजिटिविटी रहो, और फिटनेस की तरफ जोर बहुत देना, क्योंकि मैं चाहता हूँ भारत आगे जाएगा तब जाएगा जब यंग जनरेशन भागना, दौड़ना, साइकिलिंग, स्विमिंग, ट्रैकिंग, इन चीज़ों में बाहर निकलो यार, फ़ोन को रख दो थोड़ी देर के लिए, एंड गेट आउट ऑफ योर हाउस एंड गेट फिट, एंड अच्छा खाना खाओ, सिंपल खाना खाओ, देसी खाना खाओ, एंड जो है जस्ट एन्जॉय योरसेल्फ।
बेहतरीन, थैंक यू सो मच सर। Thank you. एक बार अगर मास्टर फ्रेम में हाँ। पंजाबी में हाँ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने बोल दो। हाँ। मेरे चैनल का नाम भाई है ये दीपक बंदा पारिक। मैनू बहुत अच्छा लगा, दीपक पारिक कहता चैनल हैगा द चिल आर, एनू फॉलो करो। चैनल का नाम दीपक पारिक है सर। अच्छा, ये चैनल podcast का नाम है। दीपक पारिक है, ਇਹਨੂੰ हाँ। ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਮੇਜਨ ਯਸ਼ਮੋਰ, ਉੱਥੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਔਰ YouTube में ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ એનર્ਜੀ ਦਾ ਡੋਜ਼ ਅਗਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, मोटिवेशन एनर्जी, तो आ जाओ साढ़े कोल। और कैसा लगा मेरे शो पे आके? बहुत मज़ा आया। अब बता दो आप। तुमसे इससे मिलके बहुत मज़ा आया, और क्या बातें की हमने दुनिया, मुझे लगा ही नहीं कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमें लगा ही नहीं एक बार भी कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम कॉफ़ी के ऊपर चर्चा चल रही थी। सो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। आई होप यू एंजॉयड दिस कॉन्वर्सेशन। थोड़ा सा लंबा रहेगा ये एपिसोड, मेरे को पता है, मैं शूट कर रहा हूँ तो मेरे को पता ही है, बट प्लीज़ वॉच टिल द एंड, एंड आई होप यू हैव फाउंड सम वैल्यूबल नगेट्स एंड इनसाइट्स फ्रॉम दिस एपिसोड। आशा करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग ऑन द शो, इट हैज़ बीन अ प्लेजर। Thank you. Please like, share, subscribe. I will link all his channels and social media in the description. Please go subscribe to his channel, and I will see you with another episode next Friday at 6 p.m. Thank you so much guys for watching.